हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप जानते हैं, हम 10th क्लास मैथमेटिक्स की एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं और इसके अंदर आज हम करेंगे रियल नंबर्स के एमसीक्यू का पार्ट नंबर 1। और अगर आपने रियल नंबर का मेरा टॉपिक पढ़ा है कंप्लीट, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले वो आप लेक्चर देखो रियल नंबर वाला, उसके बाद आप ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको जो जो कॉन्सेप्ट्स बीच में आते रहेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताता रहूँगा आपको, ताकि क्वेश्चन सोल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें कहता है द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। इसका मतलब ये होता है कि जब आप 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसके अंदर 2 की कितनी पावर आएगी। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पावर, यानी कि 2 उसमें कितनी बार आएगा। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर की करते हैं, कैसे करते हैं। पहले मान लो ये 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा? 72। फिर 2 से डिवाइड करोगे 36, फिर 2 से करोगे 18, फिर 2 से करोगे कितना आएगा? 9। देखो, अब आपको आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं पूछी गई, सिर्फ ये पूछी गई है 2 की पावर कितनी आएगी। आगे तो इसमें 2 आना ही नहीं है, क्योंकि ये तो 3 से डिवाइड होएगा, तो कितना आ जाएगा आपका? 3। तो 144 को हम क्या लिखते हैं बताओ? 2 कितनी बार है? 4 बार है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 3, तो ये कितनी है बताओ मेरे को? 2 की पावर तो 4 होगी और 3 की पावर कितनी होगी? 2। लेकिन आपसे तो क्या पूछी गई है कि 2 की कितनी पावर आएगी, तो 2 की पावर कितनी है? 4। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर पेपर में ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो ऐसे करनी है आपको, ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। लेकिन आपसे सिर्फ 2 की एक्सपोनेंट पूछी जाए तो आप बस इतना सोल्व करके छोड़ दो, और बाकी तो आपको सोल्व करना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 9 आ गया और 9 तो 2 से डिवाइड होना ही नहीं है। एक तो ये तरीका है। अगर किसी बच्चे को टेबल अच्छे से आती है, मैंने आपको बताया 25 तक टेबल और 25 तक स्क्वायर, जिस बच्चे को अच्छे से आते हैं ना, उसके लिए मैथ का पेपर बहुत आसान हो जाता है। आप कहोगे कैसे? 144 को आपको सबको पता है कि 16 इंटू 9 होता है, और 16 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 4, कि 2 को 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 16 आएगा। इसमें 2 आएगा ही नहीं, तो यानी कि आपका प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगी। तो 2 की पावर कितनी है इसमें? 4। तो आप सीधा भी इसका आंसर दे सकते थे। अगर इतना दिमाग नहीं है आपके अंदर, तो फिर आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो। इसमें देखो क्या कहता है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 1200। 2 नंबर का एलसीएम 1200 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बताया हुआ है कि एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन क्या होता है। जो भी एचसीएफ होता है ना, जो भी एचसीएफ होता है वो फैक्टर होता है किसका? एलसीएम का। वो एलसीएम का ही एक फैक्टर होता है। यानी कि इन नंबर्स में से आप ये देख लो कि 1200 को कौन कौन नंबर डिवाइड करता है। 600 करता है क्या? बिल्कुल करता है। 400 करता है? करता है। 200 भी करता है। लेकिन क्या 500 इसको डिवाइड करता है? डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि जब हम 1200 को 500 से डिवाइड करें तो जो आंसर आए वो क्या है? एक इंटीजर आए। लेकिन ये तो एक इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब हम कहते हैं कि 500 1200 को डिवाइड नहीं करता। तो ये आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन। मतलब कि ये इनका एचसीएफ नहीं हो सकता। समझ आ रहे हो? तो आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। जैसे पहला क्वेश्चन था, उसमें आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की थी 144 की। यहाँ हम करेंगे किसकी? 196 की। वहाँ आपसे सिर्फ पूछी गई थी कि 2 की एक्सपोनेंट कितनी होगी। यहाँ आपसे पूछ लिया गया कि जितने भी ये प्राइम फैक्टर आएंगे इसके, उन सभी की एक्सपोनेंट्स का आपको सम बताना है। तो देखो करो इसको, पहले 2 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा तो कितने पे जाएगा? ये 98। फिर 2 पे जाएगा 49, और फिर 7 पे जाएगा 7। बस, तो 196 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 2 की पावर कितनी होगी? ये 2 होगी, और 7 की पावर भी कितनी होगी? 2। तो आपको इनको क्या निकालना है? एक्सपोनेंट्स का सम निकालना है। मतलब ये कितनी है? 2 पावर, ये 2, तो 2 + 2 कितना हो गया? 4। तो आपको पता लगेगा एमसीक्यू से कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, और उनको जल्दी से जल्दी हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि अब आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करोगे और आप सोचोगे एग्जाम में एमसीक्यू तो हम कर ही देंगे, तो आपको क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ आएगा काफ़ी क्वेश्चंस का। तो लेकिन अब मैं आपको सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू कराऊंगा, उससे बाहर पेपर में कुछ नहीं पूछा जाना। आपको सब क्वेश्चन पढ़े हुए मिलेंगे, आपको सब चीज़ों का मीनिंग आसानी से समझ आएगा एग्जाम के अंदर, और उनको सोल्व करने की आपको टेक्निक पता होगा, तो आप आसानी से पेपर को सोल्व कर दोगे।
इसमें देखो क्या कहता है, आपको HCF बताना है 95 का और 152 का। तो मैंने आपको बताया था कि HCF में अगर आपको टेबल आती है ना 25 तक, तो किसी भी नंबर का HCF आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो 10th लेवल तक। तो आपको अगर 19 की टेबल आती है तो मुझे पता है 95 क्या होता है, बताओ, आपका 19 × 5 होता है, और 152 आपका कितना होता है, 19 × 8 होता है। इन दोनों में कॉमन फैक्टर कितना दिख रहा है मेरे को, 19 दिख रहा है। 19 ही इनका क्या है, HCF, क्योंकि इनमें तो कॉमन होता ही नहीं कुछ भी 5 और 8 में। तो HCF कितना आ गया इसका, 19 आ गया। तो एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा इसका मेथड क्या है, मान लो आपको ये मैंने आपको मेथड सिखा रखा है कि 95 और 152 का एक साथ HCF कैसे निकालते हैं। इन दोनों को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो 95 को भी डिवाइड करता है 152 को भी। तो अब भी आपको सोचना ही पड़ेगा वो नंबर क्या होगा, 19 होगा। ठीक है, अब आगे कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं, तो HCF कितना होता है, सिर्फ इसका 19 ये आ जाएगा। लेकिन आप अगर ये सोचो कि हमें तो 19 की टेबल आती ही नहीं, फिर हम क्या करेंगे, फिर भी मेरे पास मेथड है कि इनका मैं HCF निकाल सकता हूँ। तो कैसे निकालेंगे, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। ठीक है, जिसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बताया है। 152 को आप इससे 95 से क्या करो, डिवाइड करो। 95 1 जा 95, रिमाइंडर कितना बच गया, 57। ठीक है, अब आप क्या करते हो, 57 रिमाइंडर बच गया, इसके एक और डिवीजन का साइन लगा दो। जो यहाँ पे नंबर होता है ना वो लिखते हैं अंदर। ठीक है, 57 कहाँ पे जाएगा, 1 पे जाएगा। ये कितना आएगा आपका 38, ये 38 बच गया। फिर क्या लगाओ, डिवीजन का साइन लगाओ आप, फिर डिवीजन का साइन लगाओ। बीच में क्या लिखते हैं, डिविडेंड को 57, 38 फिर 1 पे जाएगा। रिमाइंडर कितना बच गया आपका 19। फिर क्या लगाओ आप, डिवीजन का साइन लगाओ। अब बीच में क्या लिखोगे 38, 19 टू जा कितना हो गया 38। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो बस वही क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, ख़त्म। और आपका जो HCF होगा वो ये लास्ट वाला जो आपका डिवाइजर होता है ये होता है, ये क्या होता है HCF। तो देखो मैंने आपको काफ़ी मेथड बता दिए कि HCF निकालने के कौन कौन से मेथड है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि एग्जाम में HCF का क्वेश्चन आएगा तो आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, चाहे मेथड आप कोई भी लगाओ। ठीक है, इसमें देखो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, क्वेश्चन है ये। इसमें HCF दे रखा है आपको इन दोनों नंबर का 13। इसका मतलब क्या होता है, HCF ऑफ 26 एंड 169 इज इक्वल टू 13। तो आपको इन दोनों नंबर का क्या बताना है, LCM बताना है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, क्या होता है वो, दो नंबर है मान लो A और B, उन दोनों नंबर की आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और उनके HCF और LCM की मल्टीप्लाई कर दो। दोनों का रिजल्ट क्या होता है बताओ, सेम होता है। यहाँ पे दो नंबर कौन से बताओ, 26 है एक कितना है 169। इन दोनों का HCF आपको दे रखा है कितना 13। आपको निकालना क्या है, LCM। तो LCM ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ये 13 नीचे आ जाएगा तो 26 × 169 और ये 13 यहाँ पे नीचे आएगा। तो क्या बचेगा अपना LCM, ये 2 पे कट गया, और 169 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 338। LCM आपका कितना आ जाएगा 338। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आपके 100% पूछा ही जाएगा कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/125 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेज ऑफ डेसिमल। देखो पहले तो आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगी या नहीं होगी, और होगी तो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगी। मैं आपको दोनों चीज़ें डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है, टर्मिनेट कब होगी और कब नहीं होगी, मैं आपको पहले इसका तरीका बताता हूँ। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि कब तो टर्मिनेट होगी डेसिमल और कब नहीं होगी नॉन टर्मिनेटिंग। इसको चेक करने का मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो कोई भी फ्रैक्शन होती है आपकी 7/8 है। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होती है। आपको सिर्फ किस पे ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर पे। ये क्या आपका डिनोमिनेटर है। आप ये देखो कि डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके क्या आने चाहिए, 2 और 5। आपका या तो 2 की पावर आ सकती है इसमें, या 5 की कुछ पावर आ सकती है। 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर आ गया डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में, तो वो डेसिमल कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। रिपीट हो सकती है लेकिन ख़त्म नहीं होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर 2 और 5 आ गया सिर्फ, तो वो डेसिमल क्या हो जाएगी आपकी, टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब उसकी डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्दी, टर्मिनेटिंग होगी। लेकिन अगर आप कहोगे जी 2 और 5 के अलावा आ गया, तो 2 और 5 के अलावा भी कोई नंबर आ गया, मान लो 3 भी इसका फैक्टर है, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी।
एक तो ये रूल आप ध्यान रखना, टर्मिनेटिंग कब होगी और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगी। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है जहाँ पे बच्चा कभी भी पेपर में ध्यान नहीं देता और उसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वो ये है कि जैसे मान लो आपसे मैं पूछूं 21/24, ये बताओ टर्मिनेटिंग है या नहीं है। बच्चा सीधा क्या करेगा, वो 24 के फैक्टर करने स्टार्ट कर देगा। 24 को बच्चा लिखेगा 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा कितना हो गया 24। वो कहेगा कि आपने तो बताया था कि 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ गया तो वो क्या डेसिमल एक्सपेंशन होगी आपकी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। अब आप कहोगे गलत क्यों होगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको जो चेक करना है ना, वो ये जो रैशनल नंबर है वो किस में होना चाहिए, आपका लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ये बात नोट डाउन कर लो, ये लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए आपका, तभी आपको ये रूल लगाना है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये आ जाए कि बताओ इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो बात आएगी वो आएगी कि उसको हम पहले लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि अगर कोई कटता है फैक्टर कॉमन तो पहले उसको काटेंगे, ठीक है। अब बताओ मेरे को 21 और 24 दोनों 3 की टेबल में आते हैं, ये 7 बार कटेगा, ये 8 बार, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/8। अब बताओ 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 8 के फैक्टर सब बच्चे जानते हैं 2 इंटू 2 होता है, तो इसमें तो 2 और 5 के अलावा कुछ आया ही नहीं है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी आपकी, टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है। और देख लो ऊपर से आपका क्या आंसर मिल रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या मिल रहा है, टर्मिनेटिंग। लेकिन रूल क्या होता है, पहले आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे, लोएस्ट फॉर्म में। लोएस्ट फॉर्म कह लो या इसको क्या कह लो, सिंपलेस्ट फॉर्म कह लो, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म दोनों का एक ही मतलब होता है, तो लोएस्ट फॉर्म आपको पहले कन्वर्ट करनी है। उसके बाद देखोगे कि इसके डिनोमिनेटर में क्या 2 और 5 के अलावा कुछ आ रहा है क्या, अगर आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग, अगर 2 आ गया अकेला या अकेला 5 आ गया या दोनों आ गए तो हमेशा क्या होगी, वो टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है। एक तो मैंने आपको बताया कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है, कैसे पता करेंगे। फिर अगर मान लो नॉन टर्मिनेटिंग है तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगी, क्योंकि जो चीज़ टर्मिनेट होगी नहीं तो फिर एग्जामिनर आपसे पूछेगा क्यों। अगर टर्मिनेटिंग है तो आपसे वो ये पूछ सकता है कि बताओ कितने प्लेस के बाद वो टर्मिनेट होगी। इसका मतलब ये होता है कि जब आप 7 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आप मेरे को पहले डिवाइड करके बताओ फिर आपको समझ आएगा। देखो पहले ही तो डिवाइड होता नहीं, तो मैं यहाँ पे 0 लगा देता हूँ, यहाँ पॉइंट लगा देता हूँ। 8 जा कितना होता है आपका 64 होता है, 6 रिमाइंडर बच गए, और फिर 0 उतारेंगे, 8 7 जा कितना होता है आपका 56, 4 रिमाइंडर 0 उतारेंगे, 8 5 जा कितना हो गया आपका 40। यानी कि 7/8 का अगर आपसे कोई आंसर पूछे तो वो कितना आएगा 0.875। और ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाते हैं कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बताओ, तो आपको ये लिखनी है, ठीक है। आपको आना चाहिए डिवाइड करना, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका भी बताऊंगा कि आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना डिवाइड करे आप बता दोगे कि इसका आंसर आएगा 0.875। तो आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो रही है, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो मैं ये कहूँगा कि आफ्टर 3 डिजिट्स या आफ्टर 3 प्लेसेस इट विल टर्मिनेट। यानी कि ये डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाएगी कितने प्लेस के बाद, 3 प्लेस के बाद। तो एक तो तरीका है क्या, आप डिवाइड करके देखो कि कितने प्लेस के बाद आपकी टर्मिनेट होगी, लेकिन डिवाइड करके देखेंगे तो पेपर के अंदर मान लो बहुत बड़ी एक्सपेंशन आ गई तो आप उसको डिवाइड भी नहीं कर पाओगे। तो मैं अब आपको बताता हूँ क्या डायरेक्ट मेथड इसका, कि कैसे हमारे को पता लगेगा कि डायरेक्ट वो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगी। आप देखो जैसे यही क्वेश्चन है 7/125, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करना है, ठीक है। 125 के फैक्टर बनाओ आप, कितने होते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, ठीक है। 5 की पावर 3 आ गया। अगर इसमें मान लो कुछ 2 की पावर भी होती, अगर कुछ भी नहीं है तो 2 की पावर क्या लिखते हैं हम 0, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। किसी भी नंबर की पावर 0 मैथमेटिक्स में क्या होती है 1, 0 को छोड़ के किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है 1। तो 5 और 2 की पावर लिख लो आप, दोनों में से बड़ी कौन है पावर 3, दोनों में से आपको क्या देखनी है, बड़ी पावर देखनी है। तो जो ये होगी ना बड़ी पावर, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन 3 प्लेस के बाद ख़त्म हो जाएगी। आप कहोगे ऐसे कैसे हम पता करें कि 3 प्लेस के बाद ख़त्म हो जाएगी, तो मैं इसका तरीका बताता हूँ। देखो ये 125 है, इसका मतलब क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5। आपको पता है अगर नीचे 10 आए डिनोमिनेटर में, 100 आ जाए या 1000 आ जाए, तो आप उस नंबर को बहुत आसानी से डिवाइड कर सकते हो। जैसे मान लो ये आ गया आपका 875 और 109 ऐसे, तो डिवाइड करके क्या आएगा बताओ, इसका आंसर 0.7, इसका आंसर कितना होता है 8.75, और इसका आंसर क्या होता है 0.109। यानी मैं ये कहता हूँ आपको कि कोशिश करो कि डिनोमिनेटर के अंदर आप 10 बना लो, 100 बना लो, 1000 बना लो। देखो
एक 5 और एक 2 से मिलके क्या बनता है 10 बनता है, आपको सबको पता है। यहाँ पे 5 तो है लेकिन इसका जोड़ीदार 2 नहीं है। मैं कहता हूँ 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे, कोई फर्क थोड़े पड़ गया, नीचे क्या बन गया 10 बन गया। ऐसे ही इस 5 के लिए एक 2 ऊपर लगा दो, एक 2 नीचे लगा दो। ऐसे ही इस 5 के लिए एक 2 ऊपर लगा दो, एक 2 नीचे लगा दो। बताओ अब नीचे क्या बन गया, ऊपर क्या बन गया पहले देखो, 7 8 जा 56, और नीचे क्या बन गया आपका 5 इंटू 2 कितना होता है 10। ये 5 इंटू 2 भी कितना हो गया 10, और ये भी कितना हो गया 10। आप देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। 56 बाय में 1000, इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो क्या होगी 0.056। अब देख लो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट हो रही है, 1 2 3, तो 3 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। तो इस क्वेश्चन से मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। एक तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगी या नहीं होगी ये कैसे चेक करते हैं, टर्मिनेट होगी तो कितने प्लेस के बाद होगी ये मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है, कि 5 और 2 की पावर में से जो बड़ी पावर होगी वही अपना क्या होगा आंसर। फिर क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, तो उसको तरीका क्या है, डिवाइड नहीं करना आपको, आप नीचे क्या बना लो 10 बना लो, इस तरीके से सारे, ठीक है। 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो होगी 0.056, और अगर आप सीधा डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन क्या है थोड़ा गलत होने के भी चांसेस है। कैलकुलेशन जिस बच्चे की अच्छी है, डिवाइड वगैरह उसको करना आता है तो वो डिवाइड भी कर सकता है, लेकिन मैंने आपको सारी चीज़ें इस क्वेश्चन के थ्रू डिटेल में समझा दी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर, ये कहता है कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगी। तो मैंने अभी आपको रूल बताया, ये लिख लो, ये चीज़ आप लिख लो, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर के क्या बना लो आप, फैक्टर बना लो। 125 तो आपको कहीं पे भी दिख जाए ना, 125 को तो आप क्या लिखा करो 5 इंटू 5 इंटू 5। देखो 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 250, फिर 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 50, फिर 5 से डिवाइड करो कितना आ गया 10, और फिर 5 से डिवाइड करो कितना आ गया 2। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर कितनी है बताओ 4, और इंटू 2 की पावर कितनी है 1। मैंने अभी क्या बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में कि 5 और 2 में से जिसकी पावर ज़्यादा हो उतने ही प्लेस के बाद ये क्या होगी टर्मिनेट होगी। तो कितने प्लेस के बाद क्या होगी टर्मिनेट, 4 प्लेस के बाद। अब आप क्या होगे कि ये आंसर तो हमें पता लग गया, लेकिन इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी वो भी बता देते हैं हम आपको। देखो 14587 डिवाइड में क्या है ये बताओ, 5 4 बार है, 5 4 बार लिख दो, और ये 2 एक बार लिख दो, लिख दिया मैंने। अब मैंने आपको क्या बताया था कि नीचे आपको 10 बनाना है, 5 अकेला है, 5 का जोड़ीदार कितना होता है 2, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये तो ऑलरेडी 10 बने ही हुए हैं, इससे इसको तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप बताओ ये 5 अकेला है, ये भी 5 अकेला है, एक 2 इसके लिए, एक 2 इसके लिए, सीधा ही 4 लगा दूँ, और यहाँ पे भी 2 इंटू 2 लगा दो। तो बताओ ऊपर कितना आ गया आपका, इस नंबर को 8 से क्या कर लो मल्टीप्लाई, 14587 को 8 से मल्टीप्लाई तो कोई भी बच्चा कर सकता है, कितना आएगा 56, 8 टे 64, और ये कितना आ गया 6, 8 पंजे 40 और 6 46, कितना आ गया आपका 4 कैरी, और ये 112 और 4 116, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे तो 116696 आ गया। और नीचे देखो एक 5 और एक 2 मिला के 10 बना देगा, ऐसे ये 5 और ये 2 मिला के 10 बना देगा, ऐसे ये 5 और आपका ये 2 मिला के 10 बनाएगा, और एक 5 इंटू 2 कितना होता है 10। इसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आएगा, ठीक है। किसी भी नंबर की आप डेसिमल एक्सपेंशन बहुत आसानी से निकाल सकते हो बिना डिवाइड करे। डिवाइड नहीं करना आपको, क्या बनाना है नीचे 10 बनाना है। अगर 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 बन जाएगा आपका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर, कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगी, ये तो मैं सीधा ही बता सकता हूँ। डिनोमिनेटर को देखो आप, 2 की पावर कितनी है 2, और 5 की पावर कितनी है 1। मैंने आपको अभी क्या बताया, दोनों में से जो पावर बड़ी होती है, कौन सी पावर बड़ी है 2, तो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगी ये 2 प्लेस के बाद, ठीक है। बस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका। ये हम अभी कर चुके, 4 प्लेसेस के बाद रिपीट हो गया क्वेश्चन ये तो। ये देखो इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, इनमें से किस रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगी। टर्मिनेटिंग का मैंने क्या रूल आपको बताया था कि डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ क्या आ सकता है, या तो 2 या 5 या फिर 2 और 5 दोनों, इसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन पहले आपको क्या चेक करना है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या फिर नहीं है। तो मैं चारों का अलग अलग आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखो 16/225, पहले तो आप ये चेक करो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 16 और 225 को
डिवाइड कर दे 1 के अलावा, ठीक है। तो 1 तो हम काउंट ही नहीं करते। तो अब आप मेरे को बताओ इसके फैक्टर बनाओगे, 225 के फैक्टर आप बना लेना, आपको फैक्टर बनाने आते हैं, मैं बार बार अब नहीं सिखाऊंगा। ये 5 पे जाएगा 45, 5 पे जाएगा 9 और ये 3 और 3। देखो इसमें तो 5, 5, 3 और 3 यानी कि 5 और 2 के अलावा आ गया, तो ये तो टर्मिनेटिंग नहीं है। आपसे पूछ रखा है कौन सी टर्मिनेटिंग है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। ये 5/18 देख लो, कटता तो है नहीं, और 18 तो क्या होता है आपका 9 इंटू 2 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 और 5 के अलावा देखो फिर 3 आ गया, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब आप देखो 2/21, इसको तो आपको क्लियर ही पता है, 21 तो क्या होता है 3 इंटू 7 होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये देखो 250 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 125 इंटू 2 लिख सकते हो, और मैंने आपको बताया था 125 को तो आप याद रख लो क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देख लो 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन आपकी क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। समझ रहे हो मेरी बात, तो मैंने आपको बता दिया आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 ओनली। देखो आपको कंफ्यूज करेगा वो 1 एंड 2 होगा या 2 एंड 3 होगा, 1 एंड 5 आपको होगा, आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। आपको तो बस ये चेक करना है कि कौन कौन सी टर्मिनेटिंग है और उस पर टिक करते जाओ, और बस लास्ट में फिर छांट लेना कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, ठीक है। अब आपको मैं ये और सिखा देता हूँ कि अगर ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेटिंग होगी। इसकी प्रैक्टिस तो आप हर क्वेश्चन में किया करो, ठीक है। पेपर में किसकी पूछ ले हमारे को नहीं पता। अब आप देखो नीचे वाले को आप क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर को बताओ, ये कितना है आपका 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, ये 5 और 2 मिलके तो 10 बना रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन ये 5 अकेला है ना, इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे इसके लिए ऊपर 2 से कर दो, नीचे 2 से कर दो। ऊपर क्या बन गया आपका 7 4 जा 28, नीचे देखो 3 बार 5 हो गए, 3 बार 2 हो गए, तो मतलब कि ये 1000 हो जाएगा। फिर ये कितना आ गया आपका 0.028, ये इसकी क्या है डेसिमल एक्सपेंशन है। तो मैं आपको हर क्वेश्चन के अंदर बताता हुआ चलूँगा कि टर्मिनेटिंग अगर होगी तो उसकी टर्मिनेटिंग कितने प्लेस के बाद होगी और उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे हर क्वेश्चन के साथ साथ। अब ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, ये √27 है, बाय विच √27 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट वी गेट ए रैशनल नंबर। यानी कि ये कहता है कि √27 आपके पास एक नंबर है, आपको किसी एक नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा ना वो एक रैशनल नंबर आ जाए, और वो नंबर छोटे से छोटा भी होना चाहिए। देखो कोई भी बच्चा ये बात जानता है अच्छी तरह से कि √3 इंटू √3 की मल्टीप्लाई क्या होती है, 3 होती है, ठीक है। √7 इंटू √7 कितना होता है, 7 होता है, यानी कि 2 नंबर आ जाए दोनों स्क्वायर रूट में और मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक नंबर आ जाता है 7। जैसे √119 इंटू √119 ये कितना होता है 119, ठीक है। तो कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को गलत आंसर दे सकता है जल्दबाजी में, वो कहेगा जी √27 को √27 से मल्टीप्लाई कर दो तो 27 आ जाएगा, और 27 तो क्या है एक रैशनल नंबर है, वो पहला ऑप्शन टिक कर देगा, जो कि गलत होएगा क्योंकि इसने पूछ रखा है स्मॉलेस्ट बताओ कि √27 तो ठीक है आपकी बात मान ली, लेकिन क्या √27 से छोटा भी कोई नंबर पॉसिबल है क्या, तो मैं वो ढूंढूंगा, ठीक है। वो कैसे ढूंढूंगा, देखो इसको क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, इस स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक 3 तो क्या आ जाएगा बाहर, अंदर क्या रहेगा आपका √3 रहेगा, अंदर √3 रह गया। तो अगर मैं इसको सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप कहोगे जी 3 तो ये बाहर है ही, ये मिलके 3 हो जाएगा, ये आंसर कितना आ जाएगा 9, और 9 तो क्या होता है एक रैशनल नंबर, यानी कि मेरे को सिर्फ इसको किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है √3 से, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। स्मॉलेस्ट आपको बताना है, तो आपको ये देखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद कौन सा नंबर बाहर आ जाएगा, कौन सा अंदर रहेगा, अंदर बचेगा कौन सा √3, तो √3 एक और ले आओ और ये क्या बन जाएगा रैशनल बन जाएगा, ठीक है। और जिस बच्चे को स्क्वायर आते हैं वो तो इस क्वेश्चन का आंसर ओरली दे पाएगा। एक बच्चा कहेगा जी 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होता है, और 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, यानी कि हमने इसको 3 से अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो इसको हमने ऐसे किया है ना, तो यानी कि √3 से मल्टीप्लाई करना है, वो इसका आंसर सीधा बता देगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा सारी चीज़ें, ताकि पेपर में गलती होने का कोई भी चांस आपका ना रहे। अब ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इफ़ n इज ए नेचुरल नंबर, n कोई नेचुरल नंबर है, इसको अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो ये कर लो 6 की पावर n माइनस के 5 की पावर n इज ऑलवेज एंड्स विद, यानी कहता है n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, उसके लिए इसका जो आंसर आएगा ना उसके एंड में क्या आएगा, एंड में डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगी, क्या आएगा, आप कहता है
n कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, तो आप अपनी मर्जी से n को कोई नेचुरल नंबर पुट कर लो, 1 ही पुट कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, कुछ भी पुट कर लो। जब इसने कह दिया एनी नेचुरल नंबर तो मेरी मर्जी है, मैं 1 पुट करता हूँ। तो बताना इसका आंसर क्या आएगा मेरा, 6 की पावर n, n का मतलब 1, माइनस 5 की पावर 1 यानी कि 1, तो 6 में से 5 गए, कितना आ गया 1, यानी कि इसके लास्ट में कितना आएगा 1 आएगा। आपको और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि हम तो n को पेपर में 2 पुट करके देखेंगे, तो अब मैं 2 पुट करके दिखा देता हूँ आपको, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट डिजिट उसका 1 ही आएगा। देखो 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n, n को कितना पुट करो आप 2। अब बताओ 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 36 में से 25 घटाओगे तब भी तो क्या आएगा 11, और 11 के लास्ट में भी तो कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है ना। अब कोई बच्चा सोचेगा क्या n को 3 पुट करेंगे तब भी ऐसा आएगा क्या, मैं कहता हूँ तब भी ऐसा ही आएगा। देखो 6 की पावर 3 और माइनस 5 की पावर 3, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 216, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 125, इसमें से घटाओगे तो ये कितना आएगा आपका 91, लास्ट में कितना आ रहा है 1। तो मैं कहता हूँ n को आप कुछ भी पुट कर लो, लास्ट में इसका 1 ही आना है। और आपसे यही पूछा है ऑलवेज एंड्स विद, मतलब इसका एंड जो है ना वो किस डिजिट से होगा, मैं कहता हूँ 1 से होगा, चाहे आप n को कुछ भी पुट करो। ठीक है, आपको सबसे छोटा नंबर पुट करना है कितना 1, और पुट भी क्या करना है 6 की पावर 1 तो 6 ही होता है, और 6 में से 5 गए, कोई भी बच्चा बता देगा क्या 1, और 1 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इन दोनों नंबर का आपको HCF दे रखा है और आपको एलसीएम निकालना है। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, दो नंबर की प्रोडक्ट वो किसके इक्वल होती है, उनके HCF इंटू एलसीएम के इक्वल। यहाँ पे दो नंबर कौन से बताओ, एक 26 है और एक 91 है। इनका जो HCF है वो कितना है 13 है, हमें निकालना क्या है एलसीएम। तो इसको 13 से क्या कर दो आप डिवाइड कर दो और आपका आंसर आएगा। 13 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा उधर एलसीएम, ये 2 पे कट गया। 91 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका 182, और 182 ही इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है। तो ये तो क्वेश्चन आपका पेट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा ही पूछा जाना है कि दो नंबर का आपको HCF दे देगा, एलसीएम पूछ लेगा, या एलसीएम दे देगा HCF पूछ लेगा, या HCF एलसीएम दोनों दे देगा, उनमें से एक नंबर आपको दे देगा और दूसरा नंबर पूछ लेगा। ठीक है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। ये देखो अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें कहता है ये नंबर जो है ना वो कैसा है, रैशनल नंबर है, होल नंबर है, इरेशनल है, नेचुरल है, वो कैसा है। पहले हम इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखने में अजीब सा नंबर लग रहा है लेकिन मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, फिर आपको आसान लगेगा। अब देखो इसमें आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इसमें मैं वही फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। ठीक है, वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो देखो आपका क्या आएगा। अगर आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आप बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा। ये √2 है, ये √3 है, यहाँ पे भी √2 है, √3 है, लेकिन ये उल्टा करके लिखा हुआ है बस। माइनस वाले को तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन प्लस वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 प्लस √2 लिख दो, चाहे √2 प्लस √3 लिख दो, बात तो एक ही है ना। ठीक है, ये हो गया। अब आप मेरे को बताओ ये इसका आंसर क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 और इसका स्क्वायर कितना होता है 3, 2 में से 3 गया -1। अब आप बता दो -1 इसमें से क्या है, होल नंबर है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 होते हैं, है क्या, ये भी नहीं है। इरेशनल नंबर भी नहीं है। ये कौन सा नंबर है बताओ, रैशनल नंबर है। मैंने आपको क्या बताए थे, इरेशनल नंबर 10th क्लास के सिलेबस के हिसाब से सिर्फ ये होते हैं √2 √3 √5 √7। ठीक है, ये वाले। या फिर कौन से होते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग हो ना रिपीटिंग हो, जैसे 1.753290 और ये दे दे, ये नंबर भी क्या है आपका इरेशनल है। ठीक है, इरेशनल या तो ऐसा नंबर देगा पेपर में, या फिर अंडर रूट वाले ये नंबर, ये सारे के सारे क्या होंगे इरेशनल। लेकिन √1 √4 √9 √7 ये आपके इरेशनल नहीं हैं, ये क्या है आपके रैशनल है, ये इरेशनल नहीं है। क्यों नहीं है इरेशनल, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, इसका आंसर कितना होता है 2, इसका 3 और इसका 4। तो बताओ क्या 1 2 3 4 ये रैशनल होते हैं इरेशनल होते हैं। आप कहोगे ये तो रैशनल होते हैं, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि 1 4 9 16 ये इरेशनल नहीं होते। इनके अलावा ये, ठीक है, 9 को छोड़ दो, 10 11 12 13 √14 √15
फिर 16 को छोड़ दो, 17, 18, है ना, ये सारे ऐसे चलते रहेंगे। फिर 25 को छोड़ देना। इस तरीके से ये नंबर क्या होंगे आपके इररेशनल, बाकी रैशनल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका रैशनल आएगा, ठीक है। तो अंडर रूट को देखते ही कभी ये मत कह देना कि इसका आंसर सीधा ही इररेशनल टिक कर दो, गलत होएगा, ठीक है। आप उसको पहले क्या करो, सिंप्लीफाई करो। देखो जैसे मान लो मैं ये पूछ लूँ आपसे कि बताओ √3 × 2√3 ये नंबर रैशनल है कि इररेशनल। बच्चा सोचेगा √3 आ गया तो ये तो इररेशनल है, लेकिन मैं कहता हूँ जरा इसको सोल्व तो करो पहले। 2 तो है ही अकेला, √3 × √3 क्या होता है 3 होता है, 2 3 जा कितना हो गया 6, तो 6 कौन सा इररेशनल है बताओ, ये तो रैशनल है ना। तो आपको बहुत ध्यान से आंसर देना है। पहले उस क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा ना वो देखेंगे वो रैशनल है, इररेशनल है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। डायरेक्ट हम कभी भी नहीं बता सकते, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम रखते हैं इतना ही। कल के लेक्चर के बाद आपके MCQs रियल नंबर के बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर की MCQ सीरीज़ का पार्ट नंबर 2। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे रियल नंबर के, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हमने सोल्व करना सीखे। आज हम जितने भी रियल नंबर के ऊपर बाकी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इसमें क्या कहता है, इफ़ P and Q आर टू कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स देन द HCF ऑफ P and Q इज। मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि क्या होता है कंजुगेटिव नंबर्स, क्या होते हैं कंजुगेटिव नंबर्स के बारे में पहले हम पढ़ते हैं। कंजुगेटिव नंबर्स, कंजुगेटिव का मतलब हिंदी में होता है लगातार, लगातार। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इसका मतलब होता है कर्मागत। जो हिंदी में लिखाएगा आपका वो कर्मागत वर्ड लिखाएगा, ठीक है, कर्मागत संख्याएं। कंजुगेटिव का मतलब होता है, जैसे हम बात करें कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स की तो वो कौन से होंगे 1 2 3 4 5 6। कंजुगेटिव का मतलब ये होता है कि इन दोनों के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आना चाहिए, 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आना चाहिए। तो ये क्या होते हैं हमारे कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब अगर हम बात करें, मान लो आपके पेपर में आ जाए कंजुगेटिव इवन नंबर्स की बात करें, तो कंजुगेटिव इवन नंबर्स कौन कौन से होंगे ये देखो। इनकी सीरीज होगी आपकी 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, यानी कि सबके बीच में 2 का गैप होएगा। कंजुगेटिव इवन नंबर्स का मतलब होता है इन दो नंबर्स के बीच में कोई इवन नंबर नहीं आना चाहिए। नंबर तो आ सकता है 3 बट इट इज़ नॉट इवन, ठीक है, वो ओड है, इवन नहीं आना चाहिए। इसी तरह से अब आप समझ गए होंगे, अगर कंजुगेटिव ओड नंबर्स की हम बात करें, कंजुगेटिव ओड नंबर्स की, तो वो कौन से होंगे आपके 1 3 5 7 9, ये हमारे क्या होते हैं कंजुगेटिव ओड नंबर्स होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि P और Q कोई दो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है तो उनका HCF कितना होगा। आप देखो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आप कंजुगेटिव नेचुरल नंबर का आपका जो मन करे ना वो एग्जाम्पल ले लो। मान लो मैंने एक को क्या मान लिया 2, एक को क्या मान लिया 3। अब आप मेरे को बता दो इनका HCF कितना होगा 2 और 3 का। 2 और 3 में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो इनका HCF कितना है हमेशा 1। आप सोचोगे कि 2 और 3 के अलावा कोई और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी दो कंजुगेटिव नंबर ले लो आप, एग्जाम्पल 99 और 100 ले लो, इनमें भी कोई भी नंबर क्या होगा आपका कॉमन नहीं होगा फैक्टर। आंसर कितना आएगा HCF 1। HCF ऑफ आप कोई भी बड़ा नंबर ले लो, 1000 ले लो और 1001 ले लो, ठीक है, इनका भी HCF कितना होगा 1। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, कोई भी दो कंजुगेटिव आप नंबर लोगे ना उसमें कभी भी कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है, चाहे आप कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा पेयर ले लो, HCF हमेशा उनका कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखना कि HCF ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्ट, HCF ऑफ 2 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स, अगर दो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स आ जाए उनका हमेशा HCF कितना होता है 1 होता है, ठीक है, ये बात है, HCF होता है उनका 1। अच्छा, अब HCF के साथ साथ मैं आपको LCM भी बता देता हूँ, इनका LCM कितना होगा, LCM ऑफ 2 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर, क्योंकि एग्जामिनर का थोड़े पता है कि वो हमारे से HCF पूछेगा या LCM। तो जब HCF का कॉन्सेप्ट है तो साथ साथ में आपको LCM का भी सीखना चाहिए। देखो आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मान लो मैं कहता हूँ आपसे LCM बताओ मेरे को 2 और 3 का, अगर आपको पता है कि दोनों के अंदर कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं तो उनका जो LCM होगा वो कितना होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों की क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। आपसे पूछे LCM बताओ 99 का और 100 का, आपको सोचना नहीं है, आपको बस सीधा देखना है कि ये दोनों कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है तो उनका LCM कितना होगा 99 × 100 यानी कि 9900। तो इस तरीके से आप सोच लो, दो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है, मान लो A और B,
उनका अगर आपको निकालना पड़ जाए क्या एलसीएम, तो दोनों की क्या कर देना आप मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि आंसर कितना आएगा आपका ए बी। तो ध्यान रखना है HCF ऑफ टू कंजुगेटिव नंबर्स इज ऑलवेज 1 एंड LCM ऑफ टू कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोनों के दोनों, HCF का भी और LCM का भी। अब क्वेश्चन देख लो, अब क्या पूछा है, P और Q कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है, आपसे HCF पूछा है। मैंने अभी बताया दो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर का HCF कितना होता है, हमेशा आपका 1 होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये कहता है ए रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ़ द डिनोमिनेटर हैज़ फैक्टर। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी रैशनल नंबर हो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी या नहीं होगी, ये किस बात पे डिपेंड करता है, अगर उसके डिनोमिनेटर के अंदर या तो क्या हो आपका 2 और या क्या हो 5 हो, या ये दोनों हो, यानी कि 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 और 5। बस यही तो है कि टर्मिनेटिंग कब होगी, तो आप कहोगे या तो 2 हो डिनोमिनेटर में या फिर कितना हो 5 हो, तभी ये टर्मिनेटिंग होगी। तो सीधा कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये मैंने अभी आपको बताया था कि P और Q दो कोई क्या है, प्राइम नंबर है। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो कोई भी प्राइम नंबर है P और Q, तो उनका एलसीएम कितना होगा। आप जैसे ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको एग्जाम में मिले ना, और कोई नया क्वेश्चन भी आए, तो मैं आपको सोचने का तरीका बता देता हूँ कि कैसे सोचोगे आप उस क्वेश्चन के बारे में। आपको ये कह रखा है कि P और Q एनी टू प्राइम नंबर्स का मतलब होता है आपका जो मन करे वो प्राइम नंबर मान लो, ठीक है। मैं मान लेता हूँ P कोई प्राइम नंबर है, वो किसके इक्वल है 2 के, और Q कोई प्राइम नंबर है कितना है 3 के। ये दो प्राइम नंबर है, आप मेरे को यहीं से बता दो इनका एलसीएम कितना होगा, यानी कि 2 और 3 का एलसीएम। दोनों प्राइम नंबर है, इसका मतलब दोनों के अंदर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। और मैंने अभी आपको बताया था लास्ट पेज पे, अगर दो नंबर के बीच में कोई फैक्टर कॉमन ना हो तो उनका एलसीएम क्या होता है बताओ, उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। आप कोई भी प्राइम नंबर मान लो, एक मान लो आप 11 और एक मान लो आप 17, ठीक है। इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर तो है ही नहीं, ठीक है। तो आपका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 11 इंटू में 17, यानी कि 187। ऐसे आप कोई भी प्राइम नंबर मानोगे ना, आपका यही होने वाला है एलसीएम। एक मान लो आपका प्राइम नंबर है 97 और एक आपका प्राइम नंबर है मान लो 101, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 97 इंटू में 101। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट होता है, कोई दो प्राइम नंबर है, उनका जो एलसीएम होगा वो उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे P और Q का एलसीएम कितना होगा बताओ मेरे को, एलसीएम ऑफ P एंड Q वो किसके इक्वल होगा, PQ के इक्वल होगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा ये। अब यहाँ पे देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जहाँ पे भी आपको स्क्वायर रूट का सिंबल दिख जाए, आप ये मत कहना कि ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है। ये तो पक्का इरेशनल है, क्योंकि ये रैशनल है, ये इरेशनल। दो रैशनल नंबर का मतलब एक आपको क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, जिसमें से एक रैशनल है एक क्या है, इरेशनल है। तो ये तो क्या है आपका इरेशनल है, ठीक है। और आपसे पूछा है नॉट इरेशनल, ये भी क्या है आपका इरेशनल है, क्योंकि √5 और √3 को आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्या है आपका इरेशनल है, क्योंकि √2 क्या है आपका इरेशनल है। लेकिन ये जो है ना, ये इरेशनल नहीं है, क्योंकि 5 प्लस में √9, और √9 को तो मेरे को पता है मैं 3 लिख सकता हूँ, तो 5 + 3 कितना हो गया 8। ये आपका रैशनल है, मीन्स इट इज़ नॉट इरेशनल नंबर। तो आपसे पूछा है कौन सा इरेशनल नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट। तो बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। ये ना हो कि आपने पूरी साल मेहनत करी और फिर पेपर में एक सिली मिस्टेक के कारण आपका मार्क्स कट जाए। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझना है और फिर आपको उसका आंसर टिक करना है। यहाँ पे देखो क्या कहता है, ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। द HCF एंड LCM ऑफ A एंड B, A और B दो नंबर है, ये उनका HCF है, ये उनका LCM है, ठीक है। मैं लिख के दिखा देता हूँ पूरा। HCF कितना है आपका 19 और LCM आपका कितना है 152। आपको दोनों में से एक नंबर दे रखा है A, कितना 38, तो आपको B निकालना है। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको कि दो नंबर की प्रोडक्ट वो किसके इक्वल होती है, उनके HCF और LCM की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। A की वैल्यू कितनी है बता दो 38, B की वैल्यू आपसे पूछी है, HCF कितना है 19, LCM कितना है 152। तो ये 38 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। 38 को आप नीचे भेजोगे तो ये कट जाएगा, 19 2 जा और ये 76 पे कट जाएगा। तो B की वैल्यू कितनी आ गई 76, यानी कि आपको दो नंबर का HCF भी दे रखा है,
एलसीएम भी दे रखा है, उनमें से एक नंबर आपको दे रखा है, आपको दूसरा नंबर निकालना है। पेपर में थोड़ा इतना लिखोगे आप, ये तो सब्जेक्टिव के लिए लिखोगे। ऑब्जेक्टिव अगर आए तो हमें पता है एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई ये है, यही इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई होगी। तो दूसरा नंबर निकालना हो तो एक नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, दूसरा नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है। एग्जाम में तो आप इस तरह से सोल्व करके देखोगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लो क्वेश्चन ये सब्जेक्टिव में आएगा आपके, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये है, यहाँ देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये। इसके अंदर कहता है ये जो नंबर है ना, ये कैसा है, कंपोजिट है, प्राइम है, नीदर कंपोजिट नोर प्राइम, या नन ऑफ दीज, इस तरह से। अच्छा आप ये बात ध्यान रख लो, ऐसा नंबर जो ना तो प्राइम हो और ना ही क्या हो, कंपोजिट हो, वो कौन सा होता है, सिर्फ 1 होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। 2, 3, 4, 5, ये सॉरी 4 नहीं, 5, 7, 11, 13 ये होते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 4 से स्टार्ट होते हैं, ये 4, 6, 8, 9, 10 इस तरह से। तो 1 जो बच गया ना, 1 ये क्या होता है, ना तो कंपोजिट होता और ना ही क्या होता है, ये प्राइम होता। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा नंबर है जो ना कंपोजिट ना प्राइम, तो कौन सा होता है, 1। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो इसका हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, इस नंबर को अगर हम सोल्व करें 7 × 11 × 13 × 15 और पूरे के साथ में प्लस कितना है, 15 है। आप ये बताओ मेरे को, ये पूरा एक ही तो नंबर है, क्योंकि हम इनकी सभी की क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। मल्टीप्लाई करके ये पूरा एक नंबर बच जाएगा और एक नंबर ये बच जाएगा। दोनों में से अगर मैं चाहूँ तो 15 क्या ले सकता हूँ, कॉमन। कॉमन का मतलब आप सब समझते हो क्या होता है, कि बाहर मैं इस नंबर को 15 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अंदर क्या करूँगा, डिवाइड। इसमें से 15 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 7 × 11 × 13 बच गया, प्लस 15 में से आपने 15 कॉमन ले लिया, क्या बच गया, 1। कॉमन का मतलब क्या होता है, आप 15 को 15 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो अब आप मेरे को बताओ, आपको मल्टीप्लाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये जो आंसर आएगा आपका, जो भी आएगा वो एक नंबर ही आएगा। वैसे आप करके देखोगे मल्टीप्लाई तो आपका कितना आएगा, देखो 13 × 11 होता है 143, और 143 को आप 7 से गुना करो, ये आपका कितना आएगा, 7 × 21, और ये 1001। मैंने आपको बता रखा है 1001 एक स्पेशल नंबर होता है जिसकी मल्टीप्लाई क्या होती है, 7 × 11 × 13। आपको पेपर में आगे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या आएगा, 1001 प्लस में 1 यानी 1002। अब आप मेरे को बता दो, जब ये 15 को ही आप 3 × 5 लिख सकते हो, तो ये नंबर प्राइम कैसे हो सकता है, ये पूरा नंबर है, ठीक है। ये नंबर मैं कहता हूँ 3 से भी डिवाइड होएगा, 5 से भी डिवाइड होएगा, 2 से भी डिवाइड होएगा, तो प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता ये। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो नंबर हमेशा क्या बनेगा, आपका कंपोजिट बनेगा, ठीक है। मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूँ क्या होता है, कन्फ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखो ऐसे होता है ये, मान लो आपको कितना भी बड़ा मैंने नंबर दे दिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और प्लस में कह दिया मैंने 9। बताओ ये नंबर कैसा है, ये नंबर हमेशा ही क्या होगा, कंपोजिट होगा। आप सोचोगे कंपोजिट क्यों होगा, मैं कहता हूँ इसमें से 9 कॉमन ले लो ना, क्योंकि 9 इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, इन सब की मल्टीप्लिकेशन 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 और प्लस में क्या बच गया, 1। आप ये बताओ 9 है अगर बाहर, तो ये 3 × 3 लिख सकते हैं, और ये भी तो एक पूरा नंबर आएगा ना, ये क्या आएगा, एक पूरा नंबर आएगा एक। तो बताओ ये जितना भी नंबर आएगा वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है और इस खुद से भी डिवाइड हो रहा है। तो जो नंबर खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो गया तो वो तो प्राइम हो ही नहीं सकता। प्राइम तो क्या होता है, जो या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा नहीं होगा। ये जो नंबर आएगा ये 9 × समथिंग आएगा, ठीक है। इसका मतलब जब हम इस नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये प्राइम तो नहीं है, ये हमेशा ही क्या होता है, कंपोजिट। तो आप ये तो दिमाग में रख लो बात कि ऐसा नंबर कभी भी आएगा तो वो कंपोजिट ही होगा, ठीक है। ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जा सकता है। अब ये देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, 119 का स्क्वायर माइनस 111 का स्क्वायर, इसमें से क्या होगा। मैं आपको बस फॉर्मूला बता देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, क्या होता है, a + b × a - b। ये भी वैसा ही तो है, देखो 119 का स्क्वायर माइनस 111 का स्क्वायर। आपको स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूला पुट करो, एक बार इनको क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो, और एक बार इन दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। ऐड करोगे तो कितना आ गया बताओ, 230, और ये माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8। अब आप मेरे को बता दो कि 230 × 8 क्या प्राइम नंबर हो सकता है, क्या आप कहोगे प्राइम तो है ही नहीं, क्योंकि ये नंबर क्या 8 से डिवाइड नहीं होगा। मैं 8 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा पूरा डिवाइड, ठीक है। ये ओड प्राइम नंबर, जब प्राइम नंबर ही नहीं है तो फिर ओड प्राइम नंबर का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है।
ओड कंपोजिट नंबर, ये नंबर बता दो मेरे को ओड है क्या। आप कहोगे जी बिल्कुल भी ओड नहीं है, क्योंकि ओड वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता, और ये नंबर तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। कौन सा नंबर बच गया, ये कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। क्योंकि देखो 230 गुणा में 8 है, मेरे को सीधा पता लग रहा है कि एक 8 इसका फैक्टर है, एक 230 इसका फैक्टर है, और एक तो होता ही होता है सब नंबर्स का फैक्टर, तो यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। और 2 से ज़्यादा जिस भी नंबर के फैक्टर होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन करने से आपको कुछ नई बातों का पता लगेगा, ताकि एग्जाम में आप पहली बार इस क्वेश्चन को देखोगे आपको कुछ सोल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप आंसर टिक कर दोगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब ये देखो क्या होता है इनका, इस क्वेश्चन में पूछा गया है द HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स, 3 नंबर का आपको HCF निकालना है, लेकिन ये नंबर आपको क्या है, बड़े दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपको इतने बड़े दिखाई दे रहे हैं कि आप आसानी से इन नंबर्स के बारे में सोच नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहता हूँ, देखो इनका HCF आपको ऐसे निकालना आना चाहिए। 567 में एक और मेथड बताऊंगा, पहले मैं बेसिक तरीका बता रहा हूँ। देखो जिस बच्चे को मैंने आपको बता रखा है, बार बार मैं एक ही चीज़ बताता हूँ, 25 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, और जिस बच्चे को 25 तक के स्क्वायर याद है उसको पता है 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है 441। अब अगर 441 21 का स्क्वायर है तो मतलब ये होता है 21 गुणा में 21, यानी कि ये 7 से क्या होगा आपका डिवाइड होगा, तो ये 7 से डिवाइड होता है। तो मैं एक बार हिंट ले लेता हूँ कि 7 से डिवाइड क्या बाकी भी हो रहे हैं क्या, इसको 7 से डिवाइड करो, 7 6 जा 7 3 जा, ये 7 से देखो हो रहा है 7 8 जा 7 1 जा, ये 7 से हो रहा है 7 9 जा, और फिर 7 9 जा। अब देखो मैंने हिंट लिया तो 7 से क्या हो गया ये डिवाइड। क्यों मेरे को पता लग गया, क्योंकि मेरे को ये दिखते ही पता लग गया कि ये तो 21 का स्क्वायर होता है, और 21 अगर आ गया किसी नंबर में तो वो 7 से क्या होगा डिवाइड, तो मैंने इसको 7 से डिवाइड कर दिया। अब मेरे लिए क्वेश्चन हो गया आसान। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं सारे नंबर। ये कितना हो गया आपका 21, ये 27 और ये 33। अब फिर से 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 3 से डिवाइड करोगे, ये 7 पे, ये 9 पे और ये 11 पे। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो इसका मतलब HCF कितना हो गया हमारा 7 × 3 × 3 यानी कि 63, और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो देखो ये इंपॉर्टेंस होती है, जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ बार बार कि आपको टेबल याद होनी चाहिए 25 तक, और 25 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। जिस बच्चे को स्क्वायर याद है अच्छे से, वो तुरंत देखते ही बता देगा कि ये नंबर 7 से क्या होगा डिवाइड होगा, ठीक है। एक तो मेथड ये था सिंपल। दूसरा मैं आपको बताता हूँ HCF निकालने का एक मेथड होता है डिफरेंस मेथड। ये बहुत अच्छा मेथड है जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। डिफरेंस मेथड के बारे में आपको मैं समझाता हूँ क्या होता है। देखो एक मान लो नंबर है, मैंने कह दिया कि 12, एक नंबर मान लो है कितना 12, एक नंबर है इससे अगला मान लो 18, और एक नंबर है 24। मैं कहता हूँ इन नंबर का अगर आपको HCF निकालना हो तो आप डायरेक्ट कैसे बताओगे। देखो 12 और 8 में डिफरेंस कितने का है 6 का, 18 और इसमें भी डिफरेंस कितने का है 6 का। अगर ये दोनों डिफरेंस सेम हो, अगर ये दोनों डिफरेंस क्या हो सेम हो, तो आपका जो HCF होगा ना वो कितना होगा 6 होगा। आप डायरेक्ट आंसर बता देना कितना 6। लेकिन एक रिस्क होता है इसके अंदर, सिर्फ अगर पहले वाला नंबर ही 6 से डिवाइड ना हो तब HCF 6 कैसे हो जाएगा। आप कहोगे कि HCF का मतलब तो ये होता है कि ये 6 इन तीनों को डिवाइड करेगा, और ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है। लेकिन तब क्या होगा, जब 6 जो है ना पहले वाले नंबर को ही डिवाइड नहीं करेगा, तब इनका HCF कितना होगा आपका 1 होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे 5 आ जाए, यहाँ पे 5 और 6 कितना 11, और 11 और 6 कितना 17। अब बताओ इन दोनों का गैप कितना है 6, इनका गैप भी कितना है 6, तो क्या 6 इसका HCF हो जाएगा। आप कहोगे 6 तो तीनों में से किसी नंबर को डिवाइड नहीं करता, तो HCF कैसे हो गया, तो फिर इनका HCF कितना होगा 1। तो बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर ये गैप सेम हो तो जितना भी गैप आता है ये देख लो क्या सबसे पहला नंबर उस गैप से डिवाइड होता है क्या। अगर होगा तो HCF वो गैप हो जाएगा, नहीं तो फिर HCF कितना होगा 1। अब इन क्वेश्चंस के अंदर देखो, जब भी आपको बड़े नंबर दिखे और पेपर में HCF पूछा हो तो आप ये डिफरेंस मेथड को याद कर लेना। 100% इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन दोनों में कितना डिफरेंस है बताओ। डिफरेंस का मेरा मतलब होता है बड़े नंबर में से छोटा नंबर क्या कर दो आप माइनस कर दो, ठीक है। बड़े में से छोटा माइनस करोगे, देखो 567 आप, और इसमें से ये माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 6, और ये कितना आएगा आपका 2, और ये कितना आएगा 1, यानी कि 126 का आ गया। और इनमें भी गैप कितने का है देख लो, इनमें गैप आपका आएगा 67, और ये आपका आएगा 693 में से 567 घटाओगे, ये भी 126 का। अब देखो
कैप तो 126 का है, लेकिन क्या ये 126 इसको डिवाइड करता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि 126 तो एक इवन नंबर है और ये एक ओड नंबर है, तो ओड नंबर को इवन नंबर कैसे डिवाइड करेगा? तो इसका मतलब इसका HCF हम सीधा नहीं बता सकते, ठीक है। ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा ही 1 आएगा, हो सकता है 126 का कोई फैक्टर आए, 126 का कोई ना कोई फैक्टर आए या फिर 1 होगा। अब इससे आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा कि 126 का कौन सा फैक्टर इन तीनों को डिवाइड करेगा, तो इससे अच्छा मेथड तो कौन सा आपका यही है, ठीक है। तो बस मेरे को एक ही बात आपको बतानी थी कि ऐसा डिफरेंस मेथड भी होता है, लेकिन 10th क्लास वाले बच्चे का जो एवरेज बच्चा होता है उसके लिए समझना थोड़ा हाई लेवल का काम हो जाता है, इसलिए आप बेसिक मेथड पे चलो, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें देखो क्या कहता है, इफ़ n स्क्वेयर माइनस वन एक कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब आप n की वैल्यू जैसे 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, ये कुछ भी नंबर आएगा निकल के, और वो कहता है 8 से डिवाइड होगा, वो नंबर क्या आएगा, 8 से डिवाइड होगा, तो n क्या होगा आपसे पूछा है। देखो मैं आपको इस क्वेश्चन का मतलब बताता हूँ कि ये कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है कि n स्क्वेयर माइनस वन एक नंबर है जो किससे डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड होता है, तो बताओ मेरे को n की क्या वैल्यू इसके अंदर आप पुट कर सकते हो। ये कह रखा है पहला ऑप्शन कि आप कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हो, मैं कहता हूँ ऐसा कहना गलत है। मैं अगर इंटीजर की जगह n की जगह इसमें 2 पुट कर दूँ, n को 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1, ये तो 3 आ गया। बताओ क्या 3 8 से डिवाइड होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल नहीं होता, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8, तो यानी कि कोई भी इंटीजर तो आप पुट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने पुट करके दिखा दिया, ऑप्शन गलत हो गया ये तो। फिर कहता है कोई भी नेचुरल नंबर, अब मेरे को बताओ ये मैंने नेचुरल नंबर ही तो पुट किया था, तो कहाँ है ये 3 तो नहीं होता 8 से डिवाइड, यानी कि ये भी आंसर गलत है। एन ओड इंटीजर, आप कोई ओड इंटीजर पुट करके देखो, देखो ये ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया। इवन इंटीजर, मैंने ये इवन इंटीजर ही तो पुट किया है, तो फिर ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन क्या बच गया सही, ओड इंटीजर। अब आप कहोगे कि प्रूव करके भी दिखा दो इसको कि ओड इंटीजर कैसे। मैं कहता हूँ आप एन को कोई भी ओड इंटीजर पुट कर दो जो आपका मन करे, 1 से स्टार्ट कर दो। आप 1 पुट करोगे तो मेरे को बताओ n स्क्वेयर माइनस 1 क्या आएगा, 1 स्क्वेयर माइनस 1 यानी कि 0, 0 तो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा 0 को छोड़ के, विच इज डिविजिबल बाय 8, मतलब ये तो ट्रू हो गया। लेकिन आप कहोगे क्या ओड नंबर 1 ही होता है क्या, कुछ और पुट करके दिखाओ हमारे को। मैं n को आपको 3 पुट कर देता हूँ, तो 3 का स्क्वेयर माइनस 1 यानी कि 9, 9 माइनस 1 8, 8 भी बताओ 8 से डिवाइड होता है। फिर n को 5 पुट कर लो, आप जो मन करे वो पुट कर लो। n को 5 पुट करना तो n स्क्वेयर माइनस 1 कितना आएगा बताओ, 5 का स्क्वेयर माइनस 1 यानी कि 25 माइनस 1 24 आएगा, ये भी 8 से डिवाइड होता है। तो n को आप कोई भी ओड इंटीजर पुट कर लो, वो हमेशा n स्क्वेयर माइनस 1 8 से डिवाइड होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है, if the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of this, इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों का जो HCF होगा ना वो इसके इक्वल होगा। आपको m की वैल्यू बतानी है, तो आप कहोगे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन दोनों नंबर का HCF होता कितना है, बाकी बातें तो बाद की है, ठीक है। HCF जिसको टेबल आती होगी वो बच्चा तुरंत पहचान जाएगा कि दोनों 13 की टेबल में आते हैं, 13 5 जा और 13 9 जा, तो मुझे बता दो आप HCF कितना हो गया, 13 हो गया, क्योंकि आगे तो कोई भी नंबर डिवाइड होता ही नहीं है। HCF कितना आ गया 13, इन दोनों का HCF मैंने निकाल दिया 13। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कहता है जो ये HCF है ना वो इसके इक्वल है, यानी कि 65m माइनस 117 ये किसके इक्वल है बताओ मेरे को, 13 के इक्वल है, क्योंकि HCF 13 आया। तो यहाँ से क्या आप बताओ मेरे को m की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इस माइनस उधर इसको उधर ले जाओ कितना होएगा प्लस, ये आ गया आपका 130, 65m इक्वल टू 130, m कितना आ गया 130 डिवाइड बाय 65, ये 2 पे कट जाएगा और m कितना आएगा आपका 2। यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आपको मतलब समझ आना चाहिए कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। जो HCF होगा वो इसके इक्वल रख देना, m की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये देखो अब ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज, a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, x और y कोई प्राइम नंबर है, तो आपको a और b का HCF बताना है। देखो हम जैसे मान लो 12 और 18 के HCF की बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। 12 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 होते हैं, और 18 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं आपके 2 इंटू 3 इंटू 3 होते हैं। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। अच्छा जब HCF अपन निकालते हैं तो क्या होता है देखो,
2 की पावर इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में से कौन सी लेते हैं जो कम कम होती है। 2 की पावर यहाँ पे कितनी है 1, तो 2 की पावर 1 लेंगे। 3 की पावर भी जो कम होती है कितनी है 1, 3 की पावर 1 लेंगे। तभी तो हम कहते हैं कि 12 और 18 का HCF कितना होता है 6 होता है। ठीक है, तो यही बात इसके अंदर है। देखो A एक नंबर है जिसके हमने प्राइम फैक्टर बनाए तो ऐसे आए। ठीक है, ये x और y क्या है, प्राइम नंबर है खुद, जैसे 2 हो सकता है 5 हो सकता है। B जो नंबर है वो कितना है x y क्यूब। तो आप मुझे बता दो इनका HCF कितना होगा A और B का। अभी हमने क्या बताया कि जो छोटी पावर होती है, जैसे x यहाँ पे है x यहाँ पे है, इसकी पावर 1 है इसकी पावर 3 है, तो क्या लेंगे अपन 1 पावर लेंगे। ऐसे y की यहाँ पावर 2 है यहाँ पावर 3 है, तो HCF में कौन सी पावर ली जाती है, छोटी पावर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया एक्स वाई स्क्वायर। इन दोनों नंबर का HCF कितना होगा आपका एक्स वाई स्क्वायर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तो किसका था आपका HCF का, लेकिन आप खुद सोचा करो अगर HCF का क्वेश्चन पूछा गया है तो हो सकता है एलसीएम के बारे में भी पूछ ले। ठीक है, अगर इन्हीं नंबर का एलसीएम पूछा जाता, A कितना है आपका एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और B कितना है आपका एक्स वाई क्यूब, अगर आपसे पूछ ले एलसीएम बताओ A और B का, तो मैंने क्या बताया HCF में तो छोटी पावर देखते हैं और एलसीएम में क्या देखते हैं, बड़ी पावर। ठीक है, इसमें x की पावर 3 इसमें x की पावर 1, तो कितना हो गया ये बताओ, x की पावर 3 आएगा, यहाँ पे y की पावर क्या आएगा 3 आएगा। तो HCF तो हो गया इसका एक्स वाई स्क्वायर और एलसीएम कितना हो गया आपका एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो ये बात मेरी ध्यान रखना हमेशा, HCF के अंदर छोटी पावर और एलसीएम के अंदर क्या होता है, बड़ी पावर होती है। या फिर अगर मान लो आपको एलसीएम नहीं भी निकालना आता बाय चांस, तो हमारा एक फॉर्मूला तो हमेशा काम करेगा, कौन सा, 2 नंबर की प्रोडक्ट वो किसके इक्वल होता है बताना मेरे को, HCF इंटू एलसीएम होता है क्या, 2 नंबर की प्रोडक्ट यानी कि A इंटू बी। A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर और B की वैल्यू कितनी है x इंटू वाई क्यूब इक्वल टू HCF। HCF तो निकालना आपको आता ही है, छोटी पावर लेते हैं, इनटू में क्या आ जाएगा एलसीएम। तो बताओ यहाँ से अगर मैं एलसीएम निकालने की बात करूँ तो ये एक्स वाई स्क्वायर नीचे चला जाएगा ना, तो ये क्या आ गया आपका एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और एक्स वाई क्यूब और अपॉन में क्या है आपका एक्स वाई स्क्वायर। अब देख लो कौन कौन सी टर्म आप इसमें से कैंसिल कर सकते हो, एक्स से एक्स कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, क्या बच गया एक्स क्यूब वाई क्यूब, और यही मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया, यही यहाँ से आ गया। तो आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का कि पावर के रूप में ऐसे आपको नंबर दे दे और कह दे बताओ इनका HCF क्या है एलसीएम क्या है, तो हम दोनों बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये देखो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्पल लेके आप किन्हीं भी चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ें आपको सिखाता हूँ आज। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज, यानी कि कहता है एक कोई रैशनल नंबर है जो जीरो नहीं है, ठीक है, और एक इररेशनल नंबर है, दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी। आप अपनी मर्जी से ना कोई भी मान लो, लेट कर लो, जो रैशनल नंबर है ना यहाँ पे उसको कुछ भी मान लो, लेकिन जीरो नहीं मानना, क्योंकि इसने क्वेश्चन में दे रखा है नॉन जीरो है। तो मैं रैशनल नंबर को क्या मान लेता हूँ 1, क्योंकि 1 भी एक रैशनल नंबर है, मैंने आपको बता रखा है नंबर सिस्टम में। अब बात आती है इररेशनल नंबर की। इररेशनल नंबर मैं अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूँ, तो मैं इसको √2 मान लेता हूँ। अब आप मेरे को बता दो इनकी जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी। आप कहोगे जी 1 इंटू में √2 होगी, और ये तो आपकी क्या है इररेशनल है, इररेशनल है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑलवेज इररेशनल। आप समझोगे कि क्या, चलो ऑलवेज रैशनल वाला तो ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ऑलवेज रैशनल कैसे हो सकती है जब यही नंबर इररेशनल आ गया, ठीक है, तो ऑलवेज रैशनल तो नहीं हो सकती। आपके माइंड में बस एक चीज़ और आ सकती है कि रैशनल और इररेशनल, क्या ऐसा तो नहीं है कि दोनों में से कोई हो, कई बार रैशनल हो जाए कई बार इररेशनल हो जाए। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होगा, एक रैशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर दोनों की प्रोडक्ट कभी भी रैशनल नहीं आ सकती। वो सिर्फ एक ही केस में आती है जब रैशनल नंबर क्या हो आपका जीरो हो, ठीक है। देखो आप मान लो रैशनल को जीरो मान लो, कोई रैशनल नंबर है, जीरो भी तो एक रैशनल नंबर होता है ना, और इररेशनल नंबर को आप कुछ भी मान लो, √5 मान लो, तो आप मेरे को बताओ इनकी जो प्रोडक्ट होगी। अब जीरो की मल्टीप्लाई तो आप किसी से करोगे तो जीरो ही आएगा ना, और जीरो तो क्या होता है रैशनल होता है, यानी कि 2 नंबर की प्रोडक्ट जिसमें एक रैशनल हो एक इररेशनल हो, वो रैशनल भी आ सकती है इररेशनल भी आ सकती है। कब, जब आपको ये क्वेश्चन में कंडीशन ना गिवन हो कि जो रैशनल नंबर है वो नॉन जीरो है, ठीक है, तब तो कुछ भी आ सकती है। लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन है कि नॉन जीरो है रैशनल नंबर, तो तब प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगी इररेशनल आएगी। तो मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये नॉन जीरो वाली कंडीशन ना होती ना तो रैशनल और इररेशनल दोनों में से कुछ भी आंसर आ सकता है, क्योंकि रैशनल नंबर को हम जीरो अगर मान लेंगे तो दोनों की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी जीरो आएगी, और जीरो तो हमेशा क्या होता है आपका रैशनल होता है।
लेकिन आप कहोगे फिर तो ये ऑलवेज रैशनल आना चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं, ऑलवेज रैशनल क्यों? रैशनल को सिर्फ 0 ही थोड़ी मानूंगा मैं, रैशनल को मैं 2 भी तो मान सकता हूँ, और इरैशनल को मैंने √3 मान लिया, तो प्रोडक्ट कितनी आएगी आपकी 2√3 आ जाएगी। तो कहने का मतलब कुछ भी आ सकती है, रैशनल भी आ सकती है और इरैशनल भी आ सकती है। तो आप इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना। अब देखो ये 2 क्वेश्चन मैंने लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसमें कहता है द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 and 10 बोथ इंक्लूसिव। इसका मतलब ये है, कहता है वो छोटे से छोटा नंबर मेरे को बता दो जो 1 से लेके 10 तक सभी नंबर से डिवाइड हो जाए, और 1 और 10 भी इसमें शामिल है। यानी कि देखो एक ऐसा नंबर बता दो छोटे से छोटा जो 1 से भी डिवाइड हो, 2 से भी हो, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से और 10 से, जो क्या हो सभी से डिवाइड हो। आप सबसे पहले क्या देखा करो, आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आने चाहिए इसके लिए। डिविजिबिलिटी रूल्स कुछ मैं बता देता हूँ आपको डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में, क्योंकि जिस बच्चे को ये रूल्स पता होगा वो तुरंत ही इसका आंसर बता देगा देखते ही। डिविजिबिलिटी रूल्स ये कहता है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, आप देखते ही बता सकते हो, ठीक है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है बताओ? जो यूनिट डिजिट होता है ना, उसका यूनिट डिजिट मतलब लास्ट का डिजिट, वो क्या होना चाहिए आपका? एक इवन नंबर होना चाहिए। मतलब कि 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। इनमें से कुछ भी हो गया तो वो नंबर क्या होगा आपका? इवन होगा। 3 से कब डिवाइड होता है बताओ? 3 से कोई नंबर तब डिवाइड होता है जब उस नंबर के सारे डिजिट्स को हम ऐड कर दें। सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। समझ रहे हो आप? जैसे मान लो ये है नंबर 2 और 5 कितना होता है? 7। 7 और 2 कितना होता है? 9। 9 प्लस 0 कितना होता है? 9। इसका सम ऑफ डिजिट कितना हो गया? 9। वो तो 3 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ऐसे चेक करने का तरीका होता है, ठीक है। 4 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है? 4 से एक नंबर तब डिवाइड होता है व्हेन लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। अगर उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगे तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। जैसे ये नंबर है, देखो लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं आपके? 20। 20 क्या 4 से डिवाइड होता है? आप कहोगे बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा? पूरा का पूरा 4 से डिवाइड होगा। 5 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है? जब इसका जो यूनिट डिजिट है, जो लास्ट का डिजिट है, वो क्या होना चाहिए आपका? या तो 0 होना चाहिए और या फिर क्या होना चाहिए? 5, तभी वो नंबर 5 से डिवाइड होएगा। 6 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है? 6 से कोई नंबर डिवाइड तब होता है जब वो 2 से भी हो और 3 से भी हो। और 2 से कोई नंबर डिवाइड होगा वो भी हम पढ़ चुके हैं, 3 का भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। 7 का आपके 10th क्लास के बच्चे के लेवल के हिसाब से बहुत बड़ा हो जाएगा रूल, इसलिए 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आप मत सीखो। आप एक नंबर को सीधा 7 से डिवाइड ही करके देख लेना। अगर वो होता है डिवाइड तो 7 से डिवाइड कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा, ठीक है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? देखो 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। 4 में लास्ट के 2 डिजिट होने चाहिए। 8 में क्या होगा? लास्ट के 3 डिजिट होने चाहिए। अगर लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट थ्री डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, अगर किसी नंबर के सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट आप देख लो वो 8 से डिवाइड होते हैं ना, तो वो पूरा नंबर भी क्या होगा? 8 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। अब देखो जैसे यही नंबर है, लास्ट के 3 डिजिट है कितने? 520। देखना क्या ये 8 से डिवाइड होता है? 8 6 जा 48, बच गए 4, 8 5 जा होता है ये तो पूरा डिवाइड, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड आपका होगा, ठीक है। 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है बताओ? सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 9 में होता है, अगर सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड होता है किससे? 9 से, तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। और 10 का डिविजिबिलिटी रूल तो सबको पता है, लास्ट का जो यूनिट डिजिट होता है अपना वो क्या होना चाहिए? आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको ये कुछ डिविजिबिलिटी रूल बता दिए जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अब आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है छोटे से छोटा जो 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर से डिवाइड होए। बताओ 10 आंसर कैसे हो सकता है? ये तो 7 से डिवाइड नहीं होता, 100 भी 7 से डिवाइड नहीं होता, तो इसको भी काट दो। अब आती है बात 504 या 2520 के बारे में। देखो ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, सब कह देंगे होता है। 3 से डिवाइड होता है, सम ऑफ डिजिट कितना है बताओ? 5 और 4 कितना हो गया? 9, यानी कि 3 से डिवाइड होता है। अच्छा 3 से भी हो रहा है और ये 9 से भी हो रहा है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट 9 से भी डिवाइड होता है। फिर बात आती है किससे? 4 से। अच्छा ये देखो ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा,
5 में तो क्या होता है, लास्ट का डिजिट या 0 और या फिर 5, ये तो देखो नहीं हो रहा 5 से डिवाइड, मतलब ये आंसर गलत हो गया। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, 2520। ये 2520 ऐसा नंबर है जो सभी से डिवाइड हो जाएगा 1 से लेकर 10 तक में, ठीक है। तो आप सीधा ही 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखो, लास्ट का डिजिट 0 या 5 होना जरूरी है, इसमें तो नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने आपको डिटेल के अंदर सारी चीज़ें बता दी कि कैसे आप इसको चेक करोगे, ठीक है। ये तो अब सीखने के लिए है, एग्जाम में तो ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए ताकि आप तुरंत अप्लाई कर दो और क्वेश्चन का आंसर बता दो। अब ये देखो, इसमें ये कहता है द लीस्ट नंबर, मतलब छोटे से छोटा नंबर बताओ जो डिविजिबल बाय हो ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 8 बोथ इंक्लूसिव। मतलब पिछले क्वेश्चन में क्या था, 1 से लेके 10 तक, यहाँ पे 1 से लेके क्या है 8 तक है। तो देखो मैंने कहा था डिविजिबिलिटी रूल चेक किया करो आप, ये इन नंबर में से ये 8 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 8 तो 7 से ही भाग नहीं होता, ठीक है। अब बात आती है मान लो 420 की, हम 420 की किसी की भी बात कर लो, आप 840 की बात कर लो। देखो 840 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 5 से भी होता है, क्या 6 से होता है, क्या 6 से भी होता है क्योंकि 2 से और 3 से दोनों होता है, क्या 7 से होता है, क्या 7 की टेबल में 84 आता है, 84 को 7 से करोगे 12, 7 से भी हो गया, क्या 8 से होता है, 8 से भी होता है ये, क्या 9 से होता है, 9 से नहीं होता क्योंकि तीनों डिजिट का जो सम है वो कितना होता है 12, 12 तो 9 की टेबल में नहीं आता, तो मतलब ये भी अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बात आती है इसकी और इसकी, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को ये 2520 जो नंबर था पिछली बार हमने चेक किया था, ये तो 1 से लेके 10 तक से सभी से डिवाइड होता है, तो मतलब 1 से लेके 8 तक तो डिवाइड होगा ही होगा, लेकिन क्या पता 420 हो जाए, हमें तो स्मॉलेस्ट चाहिए ना, लीस्ट चाहिए। तो 420 को चेक करें, 1 से 420 नहीं हो सकता क्योंकि सॉरी ये 9 से तो हमें चेक ही नहीं करना था ना, हमें 9 से तो चेक ही नहीं करना, मैं इस नंबर को 9 से भी चेक कर गया, ठीक है। 9 हमें तो 8 तक चेक करना है, तो आप देखो 7 से करता है, बिल्कुल करता है, 8 से करता है, 8 से भी करता है, तो मतलब इसका आंसर 840 हो सकता है। ये क्या है, मे बी। मैं क्यों कह रहा हूँ मे बी, क्योंकि इससे छोटा नंबर भी मौजूद है, तो क्या पता यही होता हो, तो फिर हमें तो 420 आंसर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 420 होता है क्या, 5 से भी होता है, 6 से भी होता है, 7 से भी होता है, और ये 8 से नहीं होता। 420 को आप 8 से डिवाइड करो, 8 5 जा 40, रिमाइंडर बच के 2। अब बताओ 20 तो 8 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब अपना आंसर कितना आएगा 840, ठीक है। तो मैं पहले में 9 से इसको चेक कर गया था, लेकिन 9 से तो हमारे को करना ही नहीं है, हमारे को तो 1 से 8 तक करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 840। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं काफ़ी फर्स्ट लेक्चर में। ये कहता है राइट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी कि इसके डिनोमिनेटर को आपको 2 और 5 की पावर्स के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, देखो 5000 का सबको पता है क्या होता है, ये देखो 5 इंटू 1000 होता है एक तो, या तो फिर इसको 5 से क्या कर लो, डिवाइड कर लो, फिर 5 से डिवाइड करो, फिर 5 से डिवाइड कर लो, और फिर 5 से कर लो, अब 2 से कर लो, 2 4 और ये 2 और कितना आएगा 2, यानी कि 5000 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 5 की पावर कितनी है 1 2 3 4 और 2 की पावर कितनी है 3, ये लिख दिया हमने 5000 को। तो ये जो डेसिमल नंबर है 257 डिवाइड बाय 5000, इट कैन बी रिटन एज 257 को तो 257, डिनोमिनेटर को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब ये कहता है वेयर m n n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये तो हमने कर दिया, हैंस राइट्स इट डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन, कहता है बिना डिवाइड करे इसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखो। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो मैं उस एक्सपेंशन को आसानी से लिख सकता हूँ। देखो कैसे लिखोगे, 257 अपॉन 5 की पावर 4 और 2 की पावर 3। आप मेरे को बता दो किसकी कमी है, आप कहोगे एक 2 की कमी है, अगर 2 एक और आ जाए और एक ऊपर कर दो तो बात बन जाएगी। देखो ऊपर कितना आएगा आपका 14 और ये 514, और नीचे देखो 5 की पावर भी कितनी होगी 4 और 2 की पावर भी कितनी होगी 4, तो आंसर नीचे कितना आएगा बताओ, एक 5 और एक 2 मिलके 10 बनाता है, तो ये तो 4 पावर है, तो मतलब कितने हो जाएगी 4 जीरो होएगी। अब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कितनी होगी 0.0514। तो अगर आपसे डेसिमल एक्सपेंशन पूछ ले तो आप किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को निकाल सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। ये चीज़ें सारी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। अब ये देखो क्या कहता है, सम ऑफ ए रैशनल एंड इररेशनल नंबर, एक रैशनल नंबर है और एक इररेशनल नंबर है, उनका सम क्या होगा। देखो आप कोई भी एग्जांपल मान लो, रैशनल नंबर कितना है मान लो 2, इररेशनल नंबर को क्या मान लो आप √3, इन दोनों का सम बताना मेरे को। ये क्या है इररेशनल है, ये हमेशा ही क्या आएगा आपका इररेशनल आएगा, रैशनल कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो हमेशा क्या आएगा आपका इररेशनल आएगा। इसमें क्या कहता है देखो, द प्रोडक्ट ऑफ
ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ये मैंने आपको अभी बताया था इसी लेक्चर के अंदर कि कोई कंडीशन नहीं है कि प्रोडक्ट रैशनल और इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट क्या आएगी। मैं आपको 2 एग्जांपल देके बताता हूँ। एक को रैशनल मान लो आप, एक को इरेशनल। रैशनल आप कुछ भी मान लो मैंने क्या मान लिया, 0 मान लिया, ठीक है, 0 रैशनल होता है। इरेशनल मान लो मैंने मान लिया √2। इनकी प्रोडक्ट बताओ कितनी आएगी आपकी, 0 इंटू √2, और 0 को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो क्या आएगी, 0। यानी कि जो इनकी प्रोडक्ट आई वो खुद क्या आई, एक रैशनल नंबर आई। लेकिन क्या आप ये कहोगे कि हमेशा रैशनल आएगी, नहीं, इरेशनल भी आ सकती है। मैं अगर रैशनल को मान लूँ, क्या रैशनल को मैंने 3 मान लिया और इरेशनल को मैंने क्या मान लिया, √5 मान लिया, तो बताना प्रोडक्ट कितनी आएगी, 3√5। ये तो क्या होगी आपकी, इरेशनल होगी। यानी कि प्रोडक्ट आपकी रैशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी हो सकती है। तो रैशनल इरेशनल बोथ ऑफ दी अबव, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी। लेकिन अगर पेपर में ये कंडीशन दे देता कि जो ये रैशनल नंबर है ये 0 नहीं हो सकता, नॉन 0 होगा, तब प्रोडक्ट क्या होगी आपकी, हमेशा इरेशनल होगी। वो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन होता है ये कि रैशनल के ऊपर कोई कंडीशन नहीं गिवन, तो इसका मतलब आप उसको 0 लोगे तो प्रोडक्ट 0 आएगी, और नॉन 0 लोगे तो हमेशा क्या आएगी, इरेशनल नंबर आएगी। तो मैंने ये आपको प्रूव करके दिखा दिया सब चीज़ें। अब ये देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगी। पहले लेक्चर में हमने सारी चीज़ें डिस्कस की है। ये नंबर क्या है, 47/2⁵ इंटू 5⁵2। मैंने क्या बताया था, अगर आपको सिर्फ ये देखना हो कि कितनी प्लेसेस के बाद ये डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगी, तो जो 2 और 5 में से जो हाईएस्ट पावर है कितनी, 3 प्लेसेस के बाद ये क्या होगी आपकी, टर्मिनेट होगी। समझ गए। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये तो। अब ये देखो क्या कहता है, √7 तो सब बच्चों को पता है कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। इसमें तो कुछ कहानी बताने की जरूरत ही नहीं आपको। इनका HCF आप मेरे को बता दो, क्या कोई ऐसा नंबर है क्या जो इन तीनों को डिवाइड करता है। आप कहते हैं कोई नंबर नहीं है, तो जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता उनका HCF कितना होता है, आपका 1 होता है। भाई आप 25 को लो ही मत, 8 और 9 को ही देख लो। 8 और 9 का HCF कितना होता है, 1। तो फिर बाकी 25 को इंक्लूड करोगे तब भी तो क्या आएगा, 1 ही आएगा आपका। इसमें देखो क्या कहता है, ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जो डेसिमल नंबर टर्मिनेट हो जाए तो वो क्या होता है आपका, रैशनल नंबर होता है। क्योंकि रैशनल नंबर की आपकी डेफिनेशन क्या होती है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि वो क्या होगा आपका, या तो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कि डेसिमल क्या हो जाएगी आपकी, टर्मिनेट हो जाएगी। अगर टर्मिनेट नहीं होगी तो वो क्या होगा आपका, रिपीटिंग होगा, मतलब कि डेसिमल पक्का उसकी रिपीट होगी। जैसे मान लो 10 को आप 3 से डिवाइड करो, देखना 3 3 जा कितना आ गया, 9, रिमाइंडर बच गया 1, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 उतार ली। 3 3 जा कितना आएगा, 9। अब मेरे को बता दो, क्या ये कभी ख़त्म होएगा क्या। आप कहोगे कितने भी पेज हम भर दें ये तो ख़त्म होने वाला ही नहीं है, लेकिन ख़त्म नहीं होगा तो देखो 3 के बाद जो डिजिट आ रहे हैं ना, ये क्या हो रहे हैं, आपस में रिपीट हो रहे हैं। मतलब इसको हम लिखते हैं क्या, 3.3 बार। बार का मतलब होता है ये 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक ही डिजिट रिपीट हो, ऐसे भी आंसर आ सकता है 2.98 हो सकता है, ये 98 रिपीट हो जाए। इसको हम क्या लिखते हैं फिर, 2.98 का बार। हो सकता है 3 के बाद डिजिट रिपीट हो जाए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो डेसिमल नंबर टर्मिनेट हो जाएगा वो तो हमेशा क्या होगा आपका, रैशनल ही होगा, ठीक है। अब ये देखो, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन आज ही मैंने आपको बताई है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है आपका, 4 होता है। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछ ले तो कितना होता है, वो 2 होता है। तो एक ही क्वेश्चन से आप ध्यान रखा करो कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक नहीं आंसर देना, 2 होता है, ठीक है। पाई इज, अब ये बच्चे 10th क्लास के बच्चों ने ये चीज़ पढ़ी नहीं होती। पाई का मतलब तो सबको पता है, 22/7 होता है, ठीक है। और एक इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम क्या लिखते हैं, 3.14 लिखते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या होती है, इसकी जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। मतलब अप्रोक्सीमेशन है इसका, सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है इसकी। एक्चुअल के अंदर पाई हमेशा ही क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। हमेशा ध्यान रखना, पाई कभी भी आपसे कोई पूछे तो हमेशा वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। आज तक कोई भी मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाया है, क्योंकि ये डेसिमल के बाद ख़त्म होती नहीं है। तो पाई हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा, ध्यान रखना इस बात को। इसमें देखो क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय। कंजुगेटिव इंटीजर्स, 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट कहता है किससे डिवाइड होएगी। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि 3 कंजुगेटिव इंटीजर, तो स्टार्टिंग का इंटीजर आप क्या लिया करो, 1 लिया करो। कंजुगेटिव का मतलब फिर क्या होगा, फिर एक 2 होएगा, एक कितना होएगा, 3।
इनकी प्रोडक्ट कितनी आ गई बताओ मेरे को, 6 आ गई। 6 हमेशा किससे डिवाइड होएगी, 6 से तो डिवाइड होएगी, ठीक है, हमेशा किससे डिवाइड होएगी, 6 से। अब आप कहोगे जी पहले आपने 1 ही क्यों लिया, आप और भी तो ले सकते थे। मैं कहता हूँ बिल्कुल ले सकते हो, आप पहले 2 ले सकते हो। 2 से अगला इंटीजर कौन सा होगा 3, इससे अगला कौन सा होगा 4, इन तीनों की मल्टीप्लाई करना कितनी आ गई 24। क्या ये 6 से डिवाइड नहीं होती, विच इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। तो मैं कहता हूँ किन्हीं भी 3 इंटीजर ले लो, कोई कंजुगेटिव इंटीजर ले लो, उन तीनों की मल्टीप्लाई कर लो, वो हमेशा 6 से डिवाइड होगी ही होगी, पक्का होगी, ठीक है। इसी तरह से आप कहो जी पेपर में 3 की जगह 4 पूछ ले, अगर मान लो 4 कंजुगेटिव इंटीजर्स पूछ ले तो उनकी प्रोडक्ट हमेशा किससे डिवाइड होगी। मैं कहता हूँ 1 से स्टार्ट कर दो आप, ठीक है, इससे अगला नंबर 2, इससे अगला 3, इससे अगला 4, तो ये कितना हो गया 24। तो मैं कहता हूँ 4 कंजुगेटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट जो है ना वो हमेशा डिवाइड होगी, विच इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 24। अगर आपसे पूछ रहे 5 कंजुगेटिव इंटीजर की प्रोडक्ट किससे डिवाइड होगी, तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये कितना होता है आपका 120, तो वो हमेशा 120 से क्या होगी डिवाइड होगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। 3 की पूछिए तो पहले 3 नंबर ले लो, नेचुरल नंबर, वो प्रोडक्ट हमेशा 6 से डिवाइड होगी। 4 से पूछिए तो पहले 4 नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, 5 से पूछिए पहले 5 की, 6 से पूछिए पहले 6 की, ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो आप कोई भी क्वेश्चन आज के बाद ऐसा सोल्व कर पाओगे। अब ये देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स इज दिस एंड दिस, मतलब 2 नंबर है, उनका अपने को HCF भी गिवन है, उनका अपने को LCM भी गिवन है, उनमें से एक नंबर अपने को दे रखा है। इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज दिस, मैं उसको क्या मान लेता हूँ, A मान लेता हूँ। आपको सेकेंड नंबर बताना है, यानी कि B बताना है आपको। बताओ क्या फॉर्मूला होता है, आपको ये बताना है। आपका फॉर्मूला होता है A इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो A कितना है बताओ आप 27, B आपको निकालना है, HCF कितना 9 और ये कितना है आपका 559। तो आप B निकालोगे तो क्या आएगा आपका 9 इंटू 559 और अपॉन में 27, ये 3 पे कटेगा और ये 3 पे काटोगे 153 आ जाएगा। तो सेकंड नंबर आपका कितना आ जाएगा 153, और यही इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन तो पेपर में पूछे जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता इसको। अब ये देखो क्या कहता है, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 20 एंड 24, जो छोटे से छोटा नंबर जो इनसे दोनों से डिवाइड हो जाए वो क्या होता है, इनका एलसीएम तो होता है। और 20 और 24 का एलसीएम तो आप सभी निकालना जानते हो, निकाल लेना। कितना आ जाएगा इनका एलसीएम 120 आएगा, तो 120 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देखो, ये कहता है द डेसिमल एक्सपेंशन, जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है ना, ये कैसी है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी किसी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में आपसे पूछे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, सबसे पहले उसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना होता है कि कोई कॉमन फैक्टर कैंसिल होता है तो उसको करो। तो देखो ये मैंने अभी बताया था 7 से कैंसिल होगा, 7 6 जा और 7 3 जा, हो गया ना। अब नीचे क्या बच गया मेरे को बता दो, या तो 2 बच गया या क्या बच गया 5, और 2 और 5 बच गया, तो इसका मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी आपकी टर्मिनेटिंग होगी, ये क्या होगी टर्मिनेटिंग। अच्छा अब ये भी बता दो मेरे को, अगर टर्मिनेटिंग होगी तो कितने प्लेस के बाद होगी। आप कहोगे जी 5 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है, और दोनों में से जो हाईएस्ट होती है टर्मिनेटिंग एंड इट विल टर्मिनेट, ये ख़त्म हो जाएगी, मतलब कि इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेसेस, ठीक है, 3 प्लेसेस के बाद होगी। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन आपका सही है। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, ये ऑप्शन सही है। नॉन टर्मिनेटिंग तो हो ही नहीं सकती, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं हो सकती। टर्मिनेटिंग होगी आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, लेकिन मैंने कहा आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है, तो मतलब ये भी गलत हो गया। पहला ऑप्शन आपका क्या है सही है। ये कौन सी एक्सपेंशन होगी आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स हुज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम। कहता है एलसीएम जिन 2 नंबर का 78 हो, एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब जीसीडी, और जीसीडी को क्या बोलते हैं हम एचसीएफ ही बोलते हैं। एचसीएफ कितना हो 13 हो, एचसीएफ कितना हो 13। आपको कहता है ऐसे नंबर बताओ जिनकी एलसीएम 78 हो और एचसीएफ 73 हो। मैंने आपको क्या बताया था कि 2 नंबर की जो प्रोडक्ट होगी ना वो इनके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होगी, मतलब कि 78 × 13 के इक्वल आनी चाहिए। तो आप देखो क्या ये पेयर हो सकता है क्या,
आप कहोगे जी इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट अगर आप 58 की 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वो 78 इंटू 13 आ जाएगी क्या? मैं कहता हूँ 13 तो है ही इसमें, तो ये 78 है और ये 58 है, तो कैसे आ जाएगी? मतलब ए ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई देख लो, एक एक की चेक कर लो आप सिर्फ, ठीक है। 68 और 23 की मल्टीप्लाई क्या 78 और 13 आ सकती है? मैं कहता हूँ कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि 23 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है, और इसके अंदर 23 मौजूद है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी क्या आएगी? इक्वल नहीं आएगी। फिर बात आती है इसकी 18 और 73, देखना 18 और 73 क्या इसकी मल्टीप्लाई 78 और 13 आ सकती है? मैं कहता हूँ कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि 73 एक क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, और ये प्राइम नंबर इसमें मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट इक्वल आ ही नहीं सकती। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन रह गया, ये वाला। देखो 78 और 13 तो है ही, 78 और 13 तो दूसरा और चेक कर लो 26 और 39, देखना 26 और 39 इन दोनों की प्रोडक्ट अगर आपको चेक करनी हो कि 78 और 13 के इक्वल आएगी या नहीं आएगी, तो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल है या नहीं है। आप मेरे को बता दो, अगर मैं कहूँ कि 2 इंटू 3 की मल्टीप्लाई क्या 3 इंटू 2 के इक्वल है या नहीं है, तो आपको मान लो पता नहीं है, आप बिल्कुल छोटे बच्चे हो, आपको नहीं पता इसकी मल्टीप्लाई कितनी होती है बताओ, 2 इंटू 3 और इसकी मल्टीप्लाई 3 इंटू 2, आप दोनों को आपस में जब डिवाइड करोगे तो कट के आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि दो प्रोडक्ट आपस में इक्वल है या नहीं है। आप ये देख लो कि दोनों को आपस में डिवाइड करने पर अगर आंसर 1 आता है तो यानी कि दोनों प्रोडक्ट आपस में क्या है? इक्वल है। तो मैं कहता हूँ आपको प्रोडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये देख लो कि दोनों की आपस में डिवीज़न करने पर क्या आंसर 1 आता है क्या? आप कहोगे जी ये 2 पे कटेगा 39 और 39 से कट गया, कितना आ गया? 1। इसका मतलब ये दो प्रोडक्ट आपस में इक्वल है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अपना डी होएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा मैंने आपको रूल बताया कि दो प्रोडक्ट इक्वल है या नहीं है, उसके लिए आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि मल्टीप्लाई करो दोनों की, आप दोनों के आपस में डिवीज़न कर लो और फैक्टर कैंसिल कर दो। अगर सारे के सारे फैक्टर कैंसिल हो जाते हैं, लास्ट में 1 बचे, तो इसका मतलब वो दोनों प्रोडक्ट क्या होगी? आपस में इक्वल होगी। तो यानी कि जो दो नेचुरल नंबर है जिनका HCF और LCM आपको गिवन है, वो ये पेयर भी हो सकता है और वो इनका पेयर भी हो सकता है। तो दोनों का HCF और LCM आपका कितना है? 78 एंड 13 है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर, कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगी? ऐसा क्वेश्चन हमने कल बिल्कुल यही क्वेश्चन किया है, 4 प्लेस के बाद क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। अब ये देखो ये भी कहता है ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसी है आपको बतानी है। आप देख लो, लिख लो इसको 129 अपॉन में 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। बस आप ये बता दो मेरे को, ये जो 7 है क्या ये ऊपर वाले नंबर से कैंसिल हो जाएगा क्या? मैं कहता हूँ ऊपर वाला नंबर तो एक बार भी कैंसिल नहीं होता 7 से, तो यानी कि ये डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा ही क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आ गया ना और वो कैंसिल नहीं होता ऊपर से, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा क्या होगी? आपकी नॉन टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, और ये कहता है थर्ड ऑप्शन में नॉन रिपीटिंग, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये टर्मिनेट नहीं होगी लेकिन रिपीट होएगी। आप कहोगे कि मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये टर्मिनेट नहीं होगी लेकिन रिपीट होएगी? मैं कहता हूँ ये जो नंबर है ना, ये एक रैशनल नंबर है, ये नंबर क्या है? आपका रैशनल नंबर है ये वाला। और रैशनल नंबर कभी भी ऐसा नहीं होता कि नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो, ये होता है इररेशनल नंबर की डेफिनेशन, ठीक है। तो ये तो रैशनल है, ये तो नंबर क्या है? आपका रैशनल है। तो रैशनल नंबर अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट पक्का होगी, 100% होगी, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? आपका नॉन रिपीटिंग आएगा। ये देखो क्या कहता है इसमें, द सम ऑफ 2 इररेशनल नंबर्स इज ऑलवेज। देखो दो इररेशनल नंबर का सम हमेशा क्या होता है? वो रैशनल भी हो सकता है, वो इररेशनल भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक इररेशनल नंबर आप मान लो √2, एक को मान लो आप √3, दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा? √2 प्लस में √3, और ये तो क्या है? आपका इररेशनल है। तो आप कह दोगे कि दो इररेशनल नंबर का सम हमेशा इररेशनल आएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। मैं आपको कहता हूँ एक इररेशनल नंबर को -√2 मान लो, भाई माइनस का √2 भी तो इररेशनल नंबर है ना, और एक को √2 मान लो। अब इन दोनों का सम बताना मेरे को, -√2 और +√2, ये तो कट के कितना आएगा? 0। क्या 0 इररेशनल है क्या? मैं कहता हूँ बिल्कुल भी नहीं, है तो रैशनल है। तो यानी कि अगर
दो इरेशनल नंबर हो और दोनों को आप ऐड करो तो ज़रूरी नहीं है कि उनका सम हमेशा इरेशनल आएगा, रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। ये बात मैंने आपको प्रूव करके बता दी, ठीक है। क्योंकि एक √2 ले लो और दूसरा -√2 ले लो, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर 0 आ जाएगा, और 0 तो क्या है, एक रैशनल नंबर है। ये कहता है इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, इनमें से कौन सा इरेशनल नहीं है, आपको ये बताना है। देखो पहला तो इरेशनल है, 2 - √3 को अगर आप 2 से डिवाइड कर भी दोगे तो क्या होएगा, ये तो इरेशनल आएगा, ये तो क्या है, इरेशनल। लेकिन आपसे पूछा क्या, इरेशनल नहीं है, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करोगे इरेशनल आएगा, इसको डिवाइड करोगे या इसको करोगे, देखो ये लास्ट वाला देख लो, 2√7/7, मेरे को बताओ ये √7 है, ये 7 है, तो ये √7 तो कभी खत्म ही हो ही नहीं सकता, ये तो क्या है, आपका इरेशनल है। एक ही ऑप्शन बच गया, कौन सा, आपका ये। अब ये थोड़ा सोल्व करके देखें, क्या इसको सोल्व करके देखा जाए कि ये रैशनल कैसे है। हम चेक कर लेते हैं ये रैशनल कैसे है। देखो ऊपर क्या करो, इसकी आपसे पूछा है कि क्या नॉट इरेशनल, मतलब कि क्या आना चाहिए उसका आंसर, रैशनल। ये तो जो है ना रैशनल नहीं है, ये तो इरेशनल ही है, क्योंकि इसकी अगर आप वो करोगे रैशनलाइजेशन भी करोगे, 2 - √3/2 - √3, ऊपर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² -2 × ab, नहीं ये भी क्या होगा, आपका इरेशनल होगा। नीचे a - b यानी कि 2 - 3, ये नंबर क्या बचेगा, आपका इरेशनल बचेगा। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये सारी आपको क्या दे रखी है, गलत दे रखी है, ठीक है। ये यहाँ पे ये नंबर भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, और ये भी क्या है, आपका इरेशनल है। तो ये क्वेश्चन क्या है, आपका रॉन्ग है, क्योंकि डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, कई टीचर्स क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो ये तो सारे ही नंबर क्या है, आपके इरेशनल, ये सारे नंबर इरेशनल है। लेकिन आपसे पूछा है कौन सा इरेशनल नहीं है, तो ये ऑप्शन सारे गलत है, ठीक है। अब इसमें देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, द सेट दिस रिप्रेजेंट द सेट ऑफ, ये जो सेट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, बताओ ये कौन से नंबर होते हैं, होल नंबर्स होते हैं सारे, मैंने आपको बताया था होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो ये तो क्या आ गया, सीधा डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कहता है देर आर 312, 260 एंड 156 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th 11th एंड 12th, 3 क्लासों में इतने इतने बच्चे हैं और वो बस के अंदर बैठ के जाएंगे तीनों क्लास के बच्चे। अब ये कहता है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन सिट इन ए बस इफ़ ईच बस टेक्स इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि एक बस में मैक्सिमम कितने बच्चे बैठ सकते हैं अगर हर एक बस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल लेके जाएगी। पहली बस अगर 20 बच्चे लेके जाएगी तो दूसरी भी 20, तीसरी भी 20। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ मिसिंग है, आपको ये कहेगी कि एक बस में जो है ना, एक बस में जो सभी स्टूडेंट्स होंगे ना वो एक ही क्लास के होंगे, ठीक है। एक बस में सभी स्टूडेंट्स एक ही क्लास के होंगे, एक ही क्लास के होंगे। तो आपको मैक्सिमम बताना है एक बस में कितने बच्चे बैठ सकते हैं। तो जब भी मैक्सिमम वर्ड आए ना तो आप क्या निकाल लिया करो, इनका HCF निकाल लिया करो, ठीक है। एक बस में मैक्सिमम कितने बच्चे आ सकते हैं, इनका HCF आप कर दो। 4 से डिवाइड हो रहे हैं तीनों नंबर, तो मैं 4 से कर देता हूँ सीधा। ये 7 पे कटेगा और कितना बच गया 3, और ये 8 पे कट जाएगा, ठीक है। 4 पे डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका, 4 65 आ जाएगा, और 4 से करोगे तो ये कितना आएगा 39। 13 पे कट रहे हैं सारे नंबर, ये 6 बार और ये 5 बार और ये 3 बार, आगे कोई नहीं कटता। HCF कितना आ गया बताओ मेरे को, 4 × 13 यानी कि 52। तो एक बस में ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चे बैठ सकते हैं, 52 बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको एक्सप्रेस करना है 98 को एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, यानी कि 98 के आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 2 पे काटोगे 49, 7 पे काटोगे 7, तो कितना आ गया 98 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 और 7 की पावर 2। तो देख लो कौन सा है, 2 की पावर 1 और 7 की पावर 2, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये देखो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके बिल्कुल सेम। 2 पॉजिटिव इंटीजर है m और n, दोनों को हम इस तरह से लिख सकते हैं, m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है। इनका क्या निकालना है आपको, HCF। मैंने क्या बताया था, HCF कैसे आता है, इनकी जो मिनिमम पावर होती है, जैसे दोनों में p देखो, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 3 है, मिनिमम कितनी है 1। यहाँ q की 3 पावर, यहाँ 2 पावर, कम कौन सी है 2। तो HCF कितना आएगा आपका p × q²। तो p × q² आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसमें कहता है इफ़ द एलसीएम ऑफ a एंड 18, a और 18 दो नंबर है, उनका एलसीएम इतना है, HCF ऑफ a एंड 18 इज दिस। मतलब देखो दो नंबर है a और 18, दो नंबर की हम प्रोडक्ट करेंगे, वो किसके इक्वल आती है, उनके HCF और एलसीएम की प्रोडक्ट के इक्वल। HCF कितना है बताओ 2,
और एलसीएम कितना है उनका, द एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36, मतलब 36। तो आपका ए कितना आ जाएगा बताओ मेरे को, 2 इंटू 36 डिवाइड बाई 18, तो ये 2 पे कट रहा है, 2 2 जा कितना आ गया 4, तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4 आएगी, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो ये रियल नंबर के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनते थे एमसीक्यूज की फॉर्म में, सारे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए, इससे बाहर आपका कोई भी पेपर के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके सारे एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे, जो जो उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स होंगे सीखने वाले, मैं वो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।